Hello, my dear 10th board aspirants. My name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome you all to Definite Success पाठशाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी चैप्टर नंबर 4 दैट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जिसको हमने लिया है आपकी मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट से। और इसको चैप्टर को वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझने के बाद अब बारी आती अपनी क्वैक क्वैक को बंद करने की और सक्सेसफुली एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को समझने की। तो यस, आज हम डिस्कस करने वाले सारे क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी बुक में गिवन है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन या फिर जो चैप्टर के इन बिटवीन चैप्टर गिवन होते हैं या चैप्टर कंप्लीशन के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं। तो सब क्वेश्चंस को एक एक करके बहुत ध्यान से समझेंगे बिकॉज इसके बाद आपको सॉल्व करनी है डेली प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी आपको मिलेगी। तो उसके लिए तैयार होने के लिए चैप्टर तो समझ में आ गए बट एक क्वेश्चंस के फॉर्म में और अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ लेते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो हेडिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू यू कीप अ डायरी? क्या आप डायरी लिखते हैं? बहुत लोगों को शौक होता है डायरी राइटिंग का। डायरी राइटिंग क्या होता है, जर्नल क्या होता है, लॉग बुक्स क्या होती है, मेमोयर्स क्या होते हैं, में बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है। होता सब कुछ घूम फिर के एक ही चीज़ है बट क्या डिफरेंस होता है सब में, वो हम एग्जैक्टली अभी समझेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन इज, डू यू कीप अ डायरी? गिवन बिलो अंडर A are some terms we used to describe a written record of personal experience। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का एक रिटन रिकॉर्ड होता है। ठीक है, कैन यू मैच देम विद द डिस्क्रिप्शंस अंडर बी? तो आपको बताना है जर्नल इनमें से किसको बोला जाता है, डायरी इनमें से कौन सी होती है, लॉग किस में से कैटेगरी में जाता है, मेमोयर किसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी पहले आप लोग कोशिश करिए बिकॉज डायरी तो हम समझ चुके हैं क्या होता है, वो आंसर तो मुझे लगता है सेकंड का तो सब बता देंगे। जर्नल भी, जर्नल एंट्री वो कॉमर्स वाले बच्चे वो वाले जर्नल एंट्री नहीं करा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप उससे कनेक्शन डेवलप करोगे तो हो सकता है समझ में आ जाए निमोनिक टेक्निक के थ्रू। ठीक है, और लॉग बुक्स और मेमोयर तो आजकल बड़े ट्रेंडिंग है, बहुत लोगों ने सुना होगा। तो फटाफट से इस वीडियो को पॉज करिए और इसको सोल्व करिए। फटाफट से बताइए फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी, सेकंड का आपको जो भी करेक्ट लगता है, थर्ड का जो भी करेक्ट लगता है, फोर्थ का वो आंसर कमेंट सेक्शन में मार्क करिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करिए। जी हाँ, रिज्यूम करिए। ठीक है, रेज्यूमे वो वाला जो हम इंटरव्यू के लिए यूज करते हैं, ये रिज्यूम करना, फिर से उसी पॉइंट से स्टार्ट करना जहाँ पे हमने पॉज किया था। ठीक है, चलिए। तो आंसर्स कमेंट सेक्शन में मैं चेक कर लूंगी फटाफट से। आप लोग देखिए आपने कितना सही और कितना गलत मार्क किया है। चलिए, तो आंसर्स ये रहे आपकी स्क्रीन पर। जर्नल क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला था, अगर जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसने वर्ड सुना होगा जर्नल एंट्रीज। ठीक है, कॉमर्स वाले अकाउंट्स में यूज होती है। सो एग्जैक्टली वही होता है, फुल रिकॉर्ड ऑफ जर्नी, अ पीरियड ऑफ टाइम और एन इवेंट रिटन एवरी डे। जर्नल एंट्री करते हैं कितना क्या आया, कितना क्या गया, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर वहां से आया, फिर यहाँ से हमने दिया। तो ये जो एंट्रीज होती हैं ये क्या होती हैं, एवरीडे एक्टिविटी होती है। अब फुल रिकॉर्ड रहता है जर्नी का ओवर पीरियड ऑफ टाइम, या इवेंट बोल सकते हो या एवरीडे बेसिस पे। तो उसी को जर्नल एंट्री अकाउंट्स वाले भी बोलते हैं और यहाँ पर भी जर्नल उसी को बोला जाता है जहाँ पे हर दिन आप एंट्रीज करते हो। मे बी आप टाइम बेसिस पे करते हो, इवेंट की बेसिस पे एंट्री करते हो, या फिर आप बोल सकते हो हर दिन आपकी प्रैक्टिस से करने की। फुल रिकॉर्ड रहता है जर्नी का, पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, उसको जर्नल बोला जाता है। जर्नी का पूरा रिकॉर्ड जर्नल। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट वन इज डायरी। तो हम पढ़ चुके हैं, एन फ्रैंक ने भी यही करा था, डायरी राइटिंग करी थी। और डायरी का नाम क्या था? यस, हेलो किटी। अपनी डायरी को वो हेलो किटी नहीं किटी बोलती थी और जब उन्हें लिखना शुरू करा था उसको हेलो किटी बोल के एड्रेस किया था। तो यस, किटी क्या होता है, यहाँ डायरी क्या होता है? सो इट इज अ बुक विद अ सेपरेट स्पेस। आपने कभी देखा होगा ना कि हमें कुछ आपके मामा या पापा अगर वर्किंग पर्सन्स हैं तो उनको कभी ना कभी डायरी गिफ्ट में मिली होगी, या उन्होंने कभी ना कभी किसी इवेंट ओकेशन पे किसी को डायरी गिफ्ट करी होगी। तो डायरीज में क्या होता है, डेट वाइज बहुत सॉर्टेड रहती है और 1 साल की वो डायरी होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, सो यस, अ बुक विद अ सेपरेट स्पेस और पेज फॉर ईच डे। ये जनवरी 1 से स्टार्ट होगा 2024, फिर नेक्स्ट पेज पर जनवरी 2 आ जाएगा, या कहीं पर हाफ डिवाइडेड रहता है। ऐसे करके डायरीज बनाई जाती
जाती हैं, जहाँ पे एक सेपरेट स्पेस होता है पेज के लिए फॉर ईच डे, हर दिन का अलग पेज रहता है, इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स, फीलिंग्स और व्हाट हैज हैपेंड दैट डे। तो आप उस दिन की जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, क्या हुआ, क्या स्पेशल चीज़ हुई उस दिन के बारे में, या जो भी आपके साथ आप बीती आप उसको इस डायरी में उस पर्टिकुलर डेट पे मेंशन करते हो। दैट इज डायरी राइटिंग, जो एन फ्रैंक ने भी करी थी एग्जैक्टली। नेक्स्ट वन इज लॉग। आपने सुना होगा लॉग बुक, बहुत लोगों से, नहीं भी सुना तो जल्दी से समझ लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज लॉग। सो अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विद टाइम्स एंड डेट्स, यूजुअली ऑफिशियल। ये फॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है जहाँ पे टाइम और डेट के साथ एक एक चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। सो अ रिटन रिकॉर्ड रहता है इवेंट्स का विद टाइम एंड डेट, जहाँ पे टाइम डाला डेट डलेगी, जहाँ पे टाइम रहेगा कि इस दिन इस समय ये हुआ, फिर इसके बाद ये एक्टिविटी हुई, ये एक्टिविटी हुई, ये एक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें। दैट इज एग्जैक्टली नोन एज लॉग, या लॉग बुक भी बोला जा सकता है। आजकल तो मार्केट में अगर आप स्टेशनरी पे जाओगे या ऑनलाइन चेक करोगे तो लॉग बुक्स भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे डेट्स प्रिंटेड मिलते हैं और टाइम आपको ऐड करना है तो उसके स्लॉट्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज मेमोयर। कितने लोगों ने कभी किसी का मेमोयर पढ़ा है या लिखने का मौका मिला है आपको? ओ, इतने फेमस हो गए। चलिए, सो मेमोयर इज एग्जैक्टली अ रिकॉर्ड ऑफ person's own life and experiences, usually a famous person। कोई एक बहुत जानी मानी हस्ती अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस या अपनी लाइफ के बारे में कुछ लिखते हैं, a record of person's own life and experiences, तो उसी को मेमोयर बोला जाता है। जैसे मैं थोड़ी बहुत फेमस हूँ तो मैं अपनी लाइफ के बारे में लिखूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, तो उसी को मेमोयर बोला जाएगा। और अगर मैं फेमस नहीं हुई तो मेमोयर नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए, आई थिंक दिस इज वेल जस्टिफाइड। चारों आपको वर्ड्स, ये जो टर्म्स हमने यूज करी है बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। थोड़ा सा डिफरेंस था, आई होप इट इज वेरी क्लियर। निमोनिक टेक्निक से पढ़िए बेटा, हमेशा चीजें फॉरएवर के लिए दिमाग में फिट रहेंगी। कोई कंफ्यूजन, कोई भी इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं रहेगा, बिकॉज हमने चीज़ों को किसी ऐसे थॉट के साथ एसोसिएट करा जो ऑलरेडी हमारी मेमोरी में फीड था। ये बहुत सिंपल मेमोराइजिंग टेक्निक होती है, चीज़ों को याद करने की, उनको होल्ड करने की, रिटेन करने की टेक्निक होती है। ठीक है, चलिए, अच्छा, अगर ये टेक्निक आपको लिटरली बहुत हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, या इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं, इसको कैसे कैसे डेवलप किया जा सकता है, मुझे ज़रूर बताइए। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, चलिए हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर आर सम एंट्रीज फ्रॉम पर्सनल रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे हमें कुछ एंट्रीज मिलेंगी। अभी हमने क्या देखा कि डायरी क्या होता है, जर्नल क्या होता है, लॉग क्या होता है, मेमोयर क्या होता है, हमने उन सबको समझ लिया है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ राइटिंग्स के एग्जाम्पल देखेंगे और हम बताएंगे कि क्या ये डायरी ऐसी होती है, या फिर लॉग ऐसा होता है, जर्नल ऐसा होता है, या मेमोयर ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए, here are some entries from personal records. Use the definitions above to decide which of the entries might be from a diary, maybe from a journal, a log, or a memoir. I woke up very late today and promptly got a scolding from mom. I can't help it. How can I miss the FIFA World Cup matches? तो उसने क्या लिखा, आई वोक अप वेरी लेट, ऐसा ऐसा हुआ और फिर मुझे मामा से डांट पड़ी, और फिर मैं कैसे कैसे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर सकता हूँ। इट इज़ रिटन इन अ वेरी क्लियर फॉर्मेट, ऐसा हुआ आज मेरे साथ और ऐसा हुआ। लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस या लाइफ के बारे में जब हम शेयर करते हैं उसको क्या बोला जाता है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। डायरी बोला जाता है, जर्नल, लॉग या मेमोयर। फेमस पर्सन तो है नहीं तो मेमोयर तो नहीं हो सकता। हमें क्या पता भाई आई कौन है, पता चल जाएगा तो मेमोयर बोल देंगे, लेकिन अभी नहीं पता तो हम मेमोयर नहीं बोलेंगे। इज इट अ डायरी? यहाँ पे डेट वेट तो हमें पता नहीं चल रही है, डेट का कुछ मेंशन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, जर्नल है या लॉग है? जल्दी बता दीजिए। जर्नल, लॉग को बहुत अच्छे से हम देख चुके हैं, एक बार फिर से देखना तो फटाफट से डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। व्हाट इज जर्नल? फुल रिकॉर्ड रहता है जर्नी का, पीरियड ऑफ टाइम और एन इवेंट रिटन एवरीडे बेसिस पे होता है। लॉग रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विद टाइम्स एंड डेट्स, यूजुअली ये ऑफिशियल होता है। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल वाली सेंस समझ में आई है या नहीं? तो एलिमिनेशन से आंसर बिल्कुल क्लियर है, दैट इज ऑफ कोर्स ये क्या है यहाँ पे,
डायरी राइटिंग का एग्जाम्पल है। अब देखो हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे डायरी राइटिंग है एंड दिस इज़ नॉट जर्नल, जो हम देख चुके थे। लॉग नहीं होगा, ये मेमोयर तो नहीं है बिकॉज स्पेशल कोई फेमस पर्सन ने नहीं लिखा है। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉग, तो ये ऑफिशियल नहीं लग रहा, तो ये लॉग नहीं हो सकता है। जर्नल अगर हम बोले तो ये इसमें आज ऐसा ऐसा हुआ और हाई कैन आई मिस दिस फीफा वर्ल्ड कप, तो इसमें जर्नल समझ नहीं आ रहा है, ऑफिशियल लॉग सॉरी लॉग ऑफिशियल समझ नहीं आ रहा है, जर्नल नहीं है, मेमोयर नहीं है। व्हाई इट इज़ डायरी? क्योंकि जिस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है ऊपर डायरी में ही लिखा गया। अब डायरी में तो ऑलरेडी डेट और सब चीज़ें मेंशन रहती है, तो उसमें लिखा आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हो, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि आज मैंने ऐसे कैसे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें ट्रिगर हो रहा है, ऑल दो डेट मेंशन नहीं है, बिकॉज डायरी जब आप परचेज करते हो उनमें डेट्स ऑलरेडी रहती हैं, कैलेंडर बना रहता है कि मान लीजिए जनवरी 1 संडे मंडे जो भी पड़ा, तो ऐसे जनवरी 1 मंडे लिखा रहेगा, उसमें आपको आज के दिन की एंट्री, नेक्स्ट पेज में जनवरी 2 ट्यूसडे, और ऐसे ऐसे करके पूरा डायरी बनाई जाती है कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, सो इट इज़ वेरी क्लियर, इट्स अ डायरी। नेक्स्ट, अब टाइम के हिसाब से जब हम इवेंट्स लिखते हैं, वेंट टू द ऑफिस टू ऑफ द डायरेक्टर, हैड लंच विद चेयरमैन, रिसीव राहुल एट द एयरपोर्ट, डिनर एट होम, जब हम टाइम वाइज लिखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पे हमने बहुत क्लियरली देखा था, जब हम टाइम के हिसाब से एंट्री करते हैं, ऑफिशियल चीज़ों की एंट्री करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? यस ऑफ कोर्स, इट्स अ फॉर्मल वन, लॉग बोलेंगे। जब हम एक एक चीज़, इस समय ये करा, इस समय ये करा, बोलते हैं ना कि आज की मुझे आपकी पूरी एक्शन, आपने आज क्या क्या एक्टिविटी करी, क्या क्या टास्क कंप्लीट करे, उसका रिकॉर्ड चाहिए, तो दैट इज एग्जैक्टली नोन एज लॉग बुक। तो अगली बार अपने बॉस को, अपने सीनियर को रिमाइंड करा देना, अगर वो बोले आज क्या क्या करा, मुझे उसका पूरा एक रिटन फॉर्मेट में मुझे आपका आंसर चाहिए, सो बोलिए सर लॉग बुक इज रेडी। ठीक है, तो लॉग जिसमें हमने टाइम के हिसाब से पूरी एक्टिविटीज हम नोट डाउन करते हैं, दैट इज लॉग। नेक्स्ट हम देखें, the ride to Ooty was uneventful. We rested for a while every 50 kilometers. One used the time to capture the magnificent landscape. With my handy cam from Ooty, we went on to Bangalore. What a contrast! The noise and the pollution of this once beautiful city really broke my heart. पर्सनल एक्सपीरियंस किसी ने शेयर करा है, लॉग तो नहीं है, डायरी नहीं है, तो उसका क्या बोल सकते हैं? हाँ, स्टार्टिंग जर्नी शुरू होने से एंड तक, और पर्सनल एक्सपीरियंस भी आया यहाँ पे, तो इसको क्या बोलोगे बच्चों? प्यारे प्यारे बच्चों, जर्नल। एब्सोल्युटली करेक्ट। हेड करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओह, दिस इज हाउ राज कपूर फाउंड मी, all wet and ragged outside RK Studios. He was then looking for just someone like this for a small role in Mera Naam Joker, and he cast me on the spot. The rest, as they say, is हिस्ट्री। ओह, इतने महान इंसान के बारे में कुछ लिखा गया है, उसने खुद ने अपनी लाइफ के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के को शेयर करा, दैट इज नन अनदर देन अ मेमोयर। चलिए फटाफट से राइट आंसर जस्टिफाई हो गया। अब हम हेड करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक? तो ऐसी क्या चीज़ थी जो डायरी राइटिंग एन के लिए बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस थी? इट वाज नॉट कि हाँ, एक छोटी सी 13 ईयर की लड़की, तो उसने कभी पहले लिखा नहीं था, तो सबसे स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्या था? उसको लगता था कि क्या कोई इंसान इंटरेस्टेड होगा एक छोटी सी बच्ची की म्यूजिक्स को पढ़ने के लिए, अपने उसके थॉट्स को, उसके राइटिंग्स को पढ़ने के लिए, क्या कोई इंटरेस्टेड होगा? दिस वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। फटाफट से आंसर को चेक कर लेते हैं। सो राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक एज शी never had a diary and it was a gift on her 13th birthday। क्योंकि पहली चीज, उसने आज से पहले कभी भी राइटिंग नहीं करी। यार, एक 13 ईयर की, अभी उसकी टीनेज स्टार्ट ही जस्ट हुई है, अभी 13 में गई ही, और उसको बर्थडे सेलिब्रेट हो, उसका बर्थडे पे किसी ने गिफ्ट करी है। तो अब डायरी तो उसको मिल के, लेकिन ये छोटी सी 11-12 साल के बच्चे को क्या पता रहता? उसने कभी भी राइटिंग्स नहीं करी, कुछ लिखा नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैंड राइटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट राइटिंग सम स्टफ्स। तो उसने ऐसा कभी भी नहीं करा। सो शी हैड नेवर हैड अ डायरी, उसके पास कभी डायरी भी नहीं थी, और पहली बार 13th बर्थडे पे उसको एक गिफ्ट मिलता उसके एक क्लोज पर्सन से। She considered it her best friend on which she relied the most, और उसने उस दिन से डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड समझ लिया, क्योंकि एन फ्रैंक को क्या लगता था?
Yeah, paper has more patience than people. PPP. Yes. So she considered it her best friend on which she relied the most, जिस पे आँख बंद करके एन फ्रैंक भरोसा करती थी, and with whom she shared all her ups and downs, और जिसके साथ वो अपनी सारी लाइफ के ups and downs को शेयर करती थी. So this was the strange experience for Anne Frank. What makes writing in a diary a strange? क्या चीज़ थी जो राइटिंग बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस बनाती है? बिकॉज छोटी सी लड़की थी, उसने इससे पहले कभी भी राइटिंग नहीं करी थी, एंड टॉप ऑफ दैट उसको ऐसा लगता था अगर मैं डायरी में कुछ लिख भी दूँ तो क्या कोई महान इंसान या क्या कोई पढ़े लिखे इंसान, एक एडल्ट पर्सन, एक मैच्योर्ड पर्सन, क्या एक छोटी सी बच्ची की म्यूजिंग्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा? ये सोच के उसको ऐसा लगता था राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस. ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन का आंसर. चलिए हेड करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. Why does Anne want to keep a diary? Anne डायरी क्यों रखना चाहती थी? Because उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था और उसको लगता था मेरे को इतनी सारी चीज़ें हैं मेरे अंदर, मैं किससे शेयर करूं? कुछ होता है ना ऐसी चीज़ें कि यार हम हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, अपने भाई बहन से तो और ही नहीं कर सकते, सबसे बड़े चुगली मास्टर होते हैं वो, तो हम किससे करें हमारे दिल की बातें? तो यह इसको ही होना चाहिए, और एन फ्रैंक को भी ऐसा ही लगा. लेकिन एन फ्रैंक किसी से इतनी क्लोज नहीं हो पाई, और वो बोलती है इट माइट बी माई फॉल्ट कि आई कुडंट कन्फाइड विद एनी अदर पर्सन. मैं किसी से इतना घुल मिल नहीं सकी, या मैं किसी से इतना क्लोज नहीं हो सकी, या मेरे को किसी पे इतना भरोसा ही नहीं हुआ कि मैं उसको अपने सारे सीक्रेट्स रिवील कर दूँ. तो एन ने डिसाइड करा कि येस आई विल मेक किटी एज माई बेस्ट फ्रेंड, और मैं सब चीज़ें दिल खोल के इसको बता सकती हूँ, एंड इन फ्यूचर अगर कोई लगता है मुझे कोई ऐसा पर्सन तो मैं उसको फिर अपनी डायरी पढ़वा दूंगी, क्योंकि वो भी मेरा क्लोज फ्रेंड है. ठीक है, सो व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी? बिकॉज of having no close friend. चलिए, so Anne always feels lonely and distressed, so to get off all the burden and pain she wants to keep a diary in which she finds a true friend, as she has hardly any friends whom she could confide in. क्योंकि hardly उसके कुछ friends थे जिस पे वो भरोसा कर सकती थी, और किसी से कभी इतनी क्लोज तो हुई नहीं कि जिसको अपने सारे सीक्रेट्स रिवील कर दे, जिससे अपनी लाइफ के सारे अप्स एंड डाउन्स बेहिचक शेयर कर सके. सो उसने सोचा, और वो बहुत उदास रहती थी, कभी कभी वो भी बहुत डिस्ट्रेस रहती थी, उसको लगा ऑफ राइटिंग इन अ डायरी, और इसीलिए उसने ये भी बोला था दैट पेन हैज़ मोर पेशेंस देन अ पर्सन. So she feels lonely and distressed. So to get off all that burden and pain, she wants to keep a diary, जहाँ पे उसको लगता था in which she finds a true friend. डायरी में उसको एक सच्चा मित्र दिखता था जिसको सब बता सकती थी अपने दिल की बातें, और जिस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकती थी कि यस ये किसी को आगे नहीं बताएगा या बताएगी भी, किस किटी नाम था. ठीक है, so as she has hardly any friends whom she could confide in, जिस पे वो भरोसा कर सके. ठीक है, चलिए, वेल जस्टिफाइड एक्सप्लेनेशन तो मैंने पहले भी आपको बता ही दिया था क्वेश्चन का आंसर, समझ में आ गया. चलिए हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. सो व्हाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल? ओके, एन को ऐसा क्यों लगा कि वो अपनी डायरी में ज़्यादा भरोसा कर सकती है, लोगों पे नहीं कर सकती? क्योंकि उसको लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता था कि लोग ये बात अपने तक रखेंगे. उसको लगता था हो सकता है कि कोई उसकी बात को ध्यान से ना सुने, हो सकता है कि कोई इसकी बात का मजाक उड़ा दे, कोई उस पर हंस दे, कोई किसी और को बता दे जाके उसकी बात, तो उसको किसी पे ईजिली ट्रस्ट ही नहीं होता था. दिस इज़ द रीज़न वो खुद बोलती है कि इट मे बी माई फॉल्ट बट आई कुडंट कन्फाइड विद अदर्स. ठीक है, सो व्हाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल? So Anne felt that paper had more patience than people to listen to her plight. उसको जो भी दुख, जो भी खेद है, वो सारी चीज़ें वो आराम से पेपर को बता सकती है. पेपर बहुत पेशेंस लोगों में नहीं होता. So it was easier for her to write all kind of thoughts which she had in her mind. इसीलिए Anne Frank के लिए बहुत easy था for her to write all kind of thoughts. जो भी उसके दिमाग में आता था बहुत easily अपनी डायरी में लिख देती थी. Her personal diary was not meant for anybody else to read. और उसकी जो पर्सनल डायरी थी दैट इज किटी, वो किसी को पढ़ने के लिए नहीं देती थी, ना उसने इसीलिए लिखती थी अपनी चीज़ें कि कभी वो किसी को पढ़ने के लिए देगी. हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा सोचती थी कि इन फ्यूचर अगर कोई एक मुझे ऐसा पर्सन मिल जाए जिस पे मैं हुम आई कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली, तो उस दिन मैं डायरी अपनी उसको पढ़ाऊंगी. बिकॉज अब मैंने अपनी डायरी को अपना क्लोज फ्रेंड समझा, और जब मुझे लाइफ में कोई क्लोज पर्सन मिलेगा, क्लोज फ्रेंड मिलेगा, ट्रू
फ्रेंड मोर और नॉट, ठीक है, मतलब क्लोज तो ठीक है, ट्रू मिलेगा तब मैं डायरी के सीक्रेट्स इसको पढ़ पाऊंगी, तब तक ये डायरी सीक्रेट है और ये मेरे साथ ही रहेगी. So this was her thought. So that is the reason why she used to confide more in her diary than in people. चलिए head करते हैं 6th question की तरफ. Why does N provide a brief sketch of her life? तो हमने स्टार्टिंग में देखा था चैप्टर में, जब N ने अपनी डायरी लिखनी शुरू करी थी तो उसने अपनी लाइफ के बारे में ब्रीफ स्केच दिया था, जहाँ पे उसने अपने पापा के बारे में बताया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी मदर एडिथ हॉलैंडर के बारे में बताया था, अपनी बहन के बारे में, और कब पापा इमिग्रेट हुए, फिर ममा कब गई, फिर उनके साथ उनकी बड़ी सिस्टर भी चली गई थी, और फाइनली बाद में खुद माइग्रेट हुई थी. तो ये सारी चीज़ें हमें क्यों बताई थी स्टार्टिंग में, कुछ पॉइंट बोला था एन फ्रैंक ने, मैंने ऐसा क्यों करा स्टार्टिंग में. आई थॉट ऑफ राइटिंग समथिंग अबाउट माई लाइफ और माई पर्सनल लाइफ या अबाउट माई फैमिली, ऐसा क्यों सोचा ऑफ एक्वेंटिंग हर फैमिली इन द बिगिनिंग. तो चलिए फटाफट से यही क्वेश्चन है जो उसको जस्टिफाई करो. व्हाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ. तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को आंसर को जस्टिफाई करते हैं. बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ एंड वांट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली, रिलेटिव्स एंड हर एज, दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद द ऑथर. उसने सोचा कि मैं ऐसे रैंडमली या सडनली कुछ पॉइंट लिखना शुरू कर दूंगी तो लोग मुझसे कनेक्ट कैसे डेवलप कर पाएंगे. तो कनेक्ट डेवलप करने के लिए, लोगों को कंफर्ट जोन देने के लिए, एक्वेंट कराने के लिए एन फ्रैंक ने पहले अपना थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बताया, जहाँ पे अपनी पापा, मम्मी, अपनी बहन, अपनी दादी जी, ग्रैंड मदर जिससे एक बहुत क्लोज कनेक्ट था एन फ्रैंक का, उनके बारे में बताया, कैसे वो माइग्रेट हुए वो सब चीज़ें बताई, कैसे उसको बर्थडे पे अपनी बड़ी बहन के बर्थडे में प्रेजेंट दिया गया वो सब बताया, और फिर उसने डायरी लिखना शुरू करा. तो ये जो ऐसा वार्म अप सेशन जो था, इट वाज जस्ट आप ऐसा बोल सकते हो ब्रेकिंग ऑफ एन आइस, या ऐसा बोल सकते हो टू एक्वेंट विद रीडर, या टू हैव अ बेटर कनेक्ट विद देम. इसीलिए उसने पर्सनल लाइफ, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो अपनी फैमिली, रिलेटिव्स और उनको एक्वेंट करा. ठीक है, चलिए वेल जस्टिफाइड. हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What tells you that N loved her grandmother? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बताती है कि N अपनी दादी जी से बहुत सारा प्यार करती थी. अब एन ने जब अपनी डायरी में बोला था, एक बार लिखा था ऐसा, दैट नोबडी कैन इवन गेस कि हाउ मच आई मिस्ड माई ग्रैंड मदर, क्योंकि अपनी दादी जी के पास रहती थी दोनों लड़कियां जब मम्मी पापा माइग्रेट हो गए थे. तो अब स्पेसिफिकली एन छोटी थी, उनकी सिस्टर उनसे बड़ी थी, तो एन दादी जी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, और दादी जी की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा उदास रहने लग गई थी. और जब एन का बर्थडे इमीडिएटली आया दादी जी की डेथ के बाद, तो उस दिन एन फ्रैंक के बर्थडे की कैंडल के साथ साथ दादी जी की कैंडल भी लगाई गई थी, सो दैट द सोल रेस्ट इन पीस. तो इससे पता चलता है एन वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड मदर. चलिए फटाफट से आंसर चेक कर लेते हैं. एन लिव्ड विद अ ग्रैंड मदर फॉर सम टाइम व्हाइल हर पेरेंट्स सेटल डाउन इन हॉलैंड. तो एन अपनी दादी जी के भले कुछ समय के लिए रही, बट यस शी वाज विद अ ग्रैंड मदर जब पेरेंट्स हॉलैंड सेटल होने के लिए गए थे. शी वाज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड मदर. शी राइट्स इन हर डायरी, नो वन नोज हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. कोई नहीं जानता कि मैं कितना उनको मिस करती हूँ और मैं कितना उनसे प्यार करती थी. ऑन हर 13th birthday, by lighting up one candle for grandmother, she shows her love for her. एक एक्स्ट्रा कैंडल लाइट करके जो दादी जी के लिए थी, इससे पता चलता है कितना एन फ्रैंक अपनी दादी जी से प्यार करती थी. ठीक है, चलिए बहुत अच्छे समझ में आ गया. हेड करते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ. Why was Mr. Keesing annoyed with Anne? What did he ask her to do? Oh my God! So Mr. Keesing क्यों इतना ज़्यादा इरिटेट हो गए थे, इतना ज़्यादा क्यों चिढ़ गए थे, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ गया था उनको हमारी प्यारी सी एन फ्रैंक पे? Because she used to quack 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 like a chatterbox. तो इतनी ज़्यादा बातें करती थी, तो उनकी बातों की, एन फ्रैंक की बातों की वजह से मिस्टर कीसिंग जो एन फ्रैंक के मैथमेटिक्स टीचर थे उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे. सो व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू? इसके लिए क्या करने के लिए बोला? एक ऐसे लिखने के लिए दिया, विच वॉज एज अ पनिशमेंट. पनिशमेंट में क्या दिया कि यू हैव टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स. ठीक है, पहला 3 ऐसे बोल लीजिए या 3 पनिशमेंट दी. सबसे पहली पनिशमेंट में बोला यू हैव टू राइट एन ऐसे ऑन अ चैटर बॉक्स.
फिर नहीं मानी, फिर दूसरी बार पनिश करा, फिर दूसरा ऐसे क्या था, दूसरी पनिशमेंट का टॉपिक क्या था, अगेन यू हैव टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक एंड इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। फिर तीसरी बार फिर नहीं मानी, फिर दे दी पनिशमेंट, और फिर बोला एक और ऐसे लिख के लाना है, और तीसरी बार का टॉपिक क्या था, क्वैक 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 सही, ठीक है। चलिए फाइन, सो दीज वर द 3 टॉपिक्स। थर्ड वाला आप कंप्लीट करिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, मैं डिलिबरेटली स्टॉप हुई, आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर कि व्हाई वाज मिस्टर कीसिंग annoyed with Anne Frank and what did he ask her to do? So Mr. Keesing was annoyed with Anne because she was very talkative, chatter chatter करती रहती थी, चैटर बॉक्स जैसे। आपने देखा ना चैटर बॉक्स क्या होता है, ऐसा वाला हम जो बचपन में ऐसे खेला करते थे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ चैटर बॉक्स, स्मूथ चलता ही रहता था। सो ही पनिश्ड हर, ही कौन है यहाँ पे, मिस्टर कीसिंग जो एन फ्रैंक के मैथ्स के टीचर थे। उन्हें कैसे पनिशमेंट दी, उस एन फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया टू राइट एसेज टू कीप हर साइलेंट एंड द टॉपिक्स ऑलवेज रिलेटेड टू हर नेचर। उसको ऐसे लिखने को दिए जिससे कि वो थोड़ा शांत रहे और इन चीज़ों के बारे में सोचे, और वो चाहते थे जो भी टॉपिक्स देते थे वो उसकी नेचर से रिलेटेड, क्योंकि इतनी बात करती थी फिर इतनी करने लग गई, तो ऐसा टॉपिक देते एंड इनकॉरिजिबल जो सुधर ही नहीं सकता, मतलब ऐसे ऐसा टॉपिक दिए कि वो समझे वो इतना क्यों बोलती है, और लाइफ में चुप रहने की क्या इंपॉर्टेंस है, साइलेंस क्यों ज़रूरी है, कम बात करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना बात करना अच्छा नहीं होता। वो उसको ऐसी इस वे में उसको पनिश कर रहे थे कि कुछ वो सीख जाए। बट रिटर्न में क्या हो, एन इतना प्यारा लास्ट में एग्जाम्पल दिया कि जिससे मिस्टर कीसिंग बहुत ज़्यादा कन्विंस हो जाते हैं और उनको ये बात जस्टिफाई हो जाती है कि बात बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। चलिए वेल जस्टिफाइड, हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ। How did Anne justify her being a chatterbox in her essay? पहली पनिशमेंट में, पहले एक्स्ट्रा होमवर्क में जो उनको असाइन किया था एन फ्रैंक को, उसमें वो अपने मैथ्स के टीचर मिस्टर कीसिंग को कैसे जस्टिफाई करती है हर बीइंग चैटरबॉक्स, कि हाँ मैं चैटरबॉक्स हूँ। वो जस्टिफिकेशन देती है बाय मेंशनिंग दैट ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है, इनहेरेंट क्वालिटी है जो मैंने अपनी मदर से लिया, बिकॉज मेरी मामा भी बहुत ज़्यादा बोलती थी और ये मैंने उन्हीं से क्वालिटी ली है, या वही उनका जो ट्रेट है वो मुझ में है, पास ऑन हुआ है जेनेटिकली। सो आई ऑल्सो टॉक, आई कैन नॉट डू मच इन इट, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती बिकॉज ये मेरा पर्सनालिटी ट्रेट है। बट ठीक है, फिर मैं कोशिश करूँगी, बट पहले क्लियर करूँ मैं नहीं कर सकती बिकॉज ये मेरा ट्रेट है। चलिए, सो दिस इज द जस्टिफिकेशन दैट एन गिव्स इन हर फर्स्ट essay, a chatterbox. चलिए, so answer is Anne justified her being a chatterbox in her essay by explaining that it is due to her mother who was always very talkative and nobody could do anything about their inherited traits. पता है ना, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। well justified, भाई मैं भी इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा justified हूँ। किसी की कोई इनहेरेंट क्वालिटी होती है जिसको हम पर्सनालिटी ट्रेट्स भी बोलते हैं। ये होता क्या है, एन फ्रैंक में भी मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था, मैं आपको अभी भी फिर से जनरली समझा देती हूँ। इट इज़ दैट क्वालिटी और दैट स्किल विच अ चाइल्ड पॉजेस फ्रॉम हिज और हर फादर, जो फादर और मदर जो अपने पेरेंट्स से बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है या उनके ब्लड में ही रहती है, वो उनके जीन्स में वो चीज़ रहती है, उसको इनहेरिटेड ट्रेट बोला जाता है, पर्सनालिटी ट्रेट बोला जा सकता है, कुछ भी बोल सकते हो। अब एन ने भी यही जस्टिफिकेशन दिया कि बहुत बोलना ये मेरी पर्सनालिटी ट्रेट है जो मैंने अपनी मदर से लिया था, बिकॉज वो भी बहुत टॉकेटिव है और मैं भी वैसे ही हूँ और मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती बिकॉज ये मेरे ब्लड में है, सो आई कैन नॉट डू मच विद इट। ठीक है, वेल जस्टिफाइड, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आई होप आपको भी समझ में आ गया है। चलिए हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की तरफ। डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको लगता है, मैथ्स के टीचर तो सबको स्ट्रिक्ट लगते हैं ना भाई, वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो इंग्लिश टीचर जैसे लवली फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं, मैथ्स पल्ले नहीं पड़ेगी नहीं तो। सो यस, डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? व्हाट डू यू से, आप बताइए। हाँ, मुझे तो लगता है कि थोड़े बहुत थे, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए था बच्चों के लिए, बट अपनी जगह पे वो देखें तो थोड़े बहुत वो सही थे। अगर वो बच्चों को रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन नहीं सिखाएंगे तो बच्चे तो उनके सिर पे चढ़ के डांस करेंगे। ठीक है, चलिए, सो
राइट आंसर इज नो, मिस्टर कीसिंग वॉज नॉट अ बैड और स्ट्रिक्ट टीचर। हाँ, बुरे तो नहीं थे, थोड़े से स्ट्रिक्ट ज़रूर थे, बिकॉज उनने एन फ्रैंक के साथ एक थोड़ा सा रूड बिहेव करा, तो थोड़ा सा तो बोला जा सकता है, बट ओवरऑल देखें वो एन को सुधारना चाहते थे। सो उस सेंस में हम देखें, एक टीचर की सेंस में देखें, सो इट वाज नॉट एट ऑल अ बैड और अ स्ट्रिक्ट टीचर, बिकॉज a teacher did something for the welfare of his students। टीचर हमेशा अपने बच्चों का भला चाहता है, चाहे वो उनको पब्लिकली डांटे, मारे या उनकी इंसल्ट करे, क्योंकि वो चाहते हैं उस बच्चे का भला हो जाए। कभी भी टीचर्स को अदरवाइज मत लीजिए, राइट? एनी टीचर वुड बी annoyed if children keep on talking in the class। Secondly, if he had been strict, he would not have laughed at any funny's argument। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखे, एंड एनी टीचर वुड बी, कोई भी टीचर या गुस्सा हो जाएगा अगर बच्चा बिल्कुल चैटअप बॉक्स से चटर चटर बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा। सो एनी टीचर वुड बी annoyed if children keep on talking in the class। And second reason is that if he had been strict, अगर वो literally strict होते तो एन फ्रैंक ने जो फनी आर्ग्यूमेंट्स दिए थे उस पर हंसते नहीं वो, ठीक है? तो उनकी हंसी से पता चलता है कि वो इतने स्ट्रिक्ट भी नहीं थे। जो उन्होंने करा दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, तो वेल जस्टिफाइड, हेड करते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एन टू टॉक इन द क्लास? जब मिस्टर कीसिंग बिल्कुल जस्टिफाई हो गए, हाँ यार बच्चे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो उसके बाद से वो कन्विंस हो गए कि अननेसेसरी बच्चों को चुप कराना कोई अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद से तो ये एग्जाम्पल हर बार एन फ्रैंक की, जो एग्जाम्पल एन फ्रैंक ने दिया था वो मदर डक फादर स्वैन वाला, कि बच्चे बहुत क्वैक क्वैक कर रहे थे, और उसी क्वैक क्वैकिंग की वो जो क्वैक क्वैकिंग की वजह से फादर स्वैन ने अपने बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारा। सो दे वर डाइट, ठीक है? तो ये जो स्टोरी यूज़ करी थी एन फ्रैंक ने अपने टीचर को जस्टिफाई करने के लिए, कन्विंस करने के लिए, वो स्टोरी से, वो एग्जाम्पल से टीचर इतने ज़्यादा कन्विंस हो गए थे कि हर क्लास में इस एग्जाम्पल को अलग अलग तरीके से वो दिया करते थे, और उसके बाद क्लास में जोक्स भी क्रैक करने लग गए और एक बहुत ही फ्रेंडली टीचर बन गए थे। So what made Mr. Keesing allow Anne to talk in her class? So Anne's last essay in the form of a poem showed Mr. Keesing the lighter side of a naughty child। It helped bridge the generation gap between the teacher and the student। जो लास्ट में एन फ्रैंक को जो ऐसे मिला था, वो ऐसे को एन फ्रैंक की एक फ्रेंड ने हेल्प किया था ड्राफ्ट करने में, जो एक सजेशन दिया था कि यू राइट इन अ पोएट्री फॉर्म। तो एन ने उस ऐसे को एक पोएम के फॉर्म में लिखा, in which she showed Mr. Keesing the lighter side of a naughty girl। मतलब एक naughty girl की जो बहुत lighter और brighter side होती है वो दिखाई, और जहाँ पे जिसकी वजह से it helped to bridge the गैप, ये जो जनरेशन गैप होता है ना एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में, उसको कहीं ना कहीं कवर करने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करी। कैसे? जस्ट बाय शोइंग द लाइटर साइड ऑफ द नॉटी गर्ल। तो वो कन्विंस हो जाते हैं और वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। नाउ next question is, was Anne right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? क्या एन बहुत सही थी जब उसने ये बात ऐसी बोली that nobody that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? कि कोई भी इंसान एक 13-year-old लड़की की राइटिंग्स को, उसके आइडियाज़, उसके थॉट्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्या एन सही थी इस सोच में जब उसने ऐसा लिखा या उसने ऐसा कहा? सो was she right? हमें इसका आंसर करना है। सो yes, Anne was absolutely right when she said so, because most of the people don't want to give importance to a child's perspective towards the world because they are too immature for the world। क्योंकि अक्सर दुनिया को लगता है यार एक 13 साल की बच्ची अभी तो हुई है, क्या ही इसको दुनियादारी के बारे में पता होगा और क्या ही दुनियादारी समझती होगी, तो इसने क्या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे होंगे, तो हार्डली पीपल वुड टेक इंटरेस्ट इन रीडिंग दैट। तो इनको बिल्कुल सही लगता था कि लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बिकॉज लोगों को लगता होगा कि बहुत छोटी, अभी तो बच्ची है या अभी तो इमेच्योर है, इसको दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसकी क्या ही थॉट्स लिखेगी, because people would consider her as an immature। But Anne Frank has become one of the most discussed of all Holocaust victims। Her diary has been translated into many languages। हाँ, but बाद में हमें
फैक्ट का पता चला कि एन फ्रैंक इतनी ज़्यादा फेमस, इतनी मोस्ट डिस्कस्ड ऑफ ऑल हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स हो गई थी कि उसकी जो डायरी थी उसको बहुत सारी और भाषाओं में ट्रांसलेट करके प्रेजेंट किया गया था। बट बचपन में हु नोस कि क्या क्या बच्चा निकलने वाला है और फ्यूचर में क्या था। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट 13th क्वेश्चन की तरफ। There are some examples of diary or journal entries in the before you read section. हमने स्टार्टिंग में देखा था before you read journal क्या होता है, डायरी क्या होती है, लॉग क्या होता है, मेमोयर क्या होता है। हमने इन चारों चीज़ों को विद एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब पूछा है कंपेयर दीज विद व्हाट एन राइट्स इन अ डायरी। इनको कंपेयर करना है कि एन किस फॉर्मेट में डायरी में लिखती थी। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। एन फ्रैंक का बर्थ कहाँ पे हुआ था? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। आप क्या गेस कर सकते हैं कि व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। उस डायरी को, जो किटी डायरी थी जो एन फ्रैंक ने लिखी थी, वो ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी और बाद में फिर बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई। ओरिजिनल किस लैंग्वेज में एन फ्रैंक ने लिखी थी, ये आपको बताना है। इसकी हिंट मैं आपको बहुत अच्छे से दे चुकी हूँ और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में आप समझ चुके हो मुझसे। सो इन व्हाट वे इज एन डायरी डिफरेंट। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि किस तरीके से एन की डायरी बाकी डायरी राइटिंग से डिफरेंट है। चलिए क्वेश्चंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए, एक एक करके आंसर करते हैं। Anne's diary was entirely different from most of the examples given before the text. It was somewhere closer to the memoir in which the name of Raj Kapoor has been mentioned. तो एन की डायरी बहुत अलग थी। ये कोई लॉग बुक जैसी नहीं थी, जर्नल एंट्री जैसी नहीं थी, बाकी लोग जैसे डायरी एंट्री करते हैं वैसी भी नहीं थी। ठीक है, इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू अ मेमोयर, जहाँ पे लोग अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, राइट। और एन वॉज फेमस, सो इट इज़ राइटली एंड ट्रूली कॉल्ड एज मेमोयर। सो एन्स डायरी वॉज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन बिफोर द टेक्स्ट। इट वॉज समवेयर क्लोजर टू द मेमोयर इन विच, जहाँ पे हमने एग्जाम्पल में राज कपूर वाला एग्जाम्पल देखा था, मेरे नाम जोकर, या has been mentioned. It was originally written in Dutch language. It has informal tone. इसका बहुत फॉर्मल नहीं था, बिकॉज एक छोटी सी बच्ची, एक 13 साल की बच्ची ने लिखना शुरू करा था, तो उसका बहुत फॉर्मल टोन नहीं था। इट हैज़ एन इनफॉर्मल टोन विच एक्सूड्स द केयरफुल नेचर ऑफ अ टीनेजर, जिसमें एक टीनेजर की जो केयरफुल नेचर होता है उसको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखता है, उसको ये एक्सूड कर रहा है, उसको इंक्लूड नहीं कर रहा कि बच्चा बहुत केयरफुल होता है, वो बहुत मासूमियत जिसे कहते हो, एक इमेच्योरिटी कह सकते हो, उस तरीके से भोलापन जैसे एग्जैक्टली बोला जाता है, उस तरीके से इस डायरी को ड्राफ्ट किया गया था एक इनफॉर्मल टोन में, राइट। चलिए सो हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why does Anne need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? Okay, so again here we have two questions. यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन है why does Anne need to give a brief sketch about her diary? एन को डायरी राइटिंग करने से पहले अपनी फैमिली का ब्रीफ स्केच देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सो दैट जो भी कभी रीडर हो या डायरी को अपना फ्रेंड मानती थी, तो दोस्त को पहले अपने बारे में तो हेलो मैं ये हूँ, मेरी फैमिली के बारे में ये है, ताकि जो भी वो आगे लिखे उससे कनेक्ट डेवलप हो पाए कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी थी, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, और फिर वो अपनी ऑफिशियल चीज़ों के बारे में भले इनफॉर्मल वे में बताए, बट एक कनेक्ट डेवलप होना चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के लिए उसने अपनी फैमिली के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, या अपने बोल सकते हो एक पर्सनल स्केच दिया यहाँ पे। तो डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर? तो यस ऑफ कोर्स, वो किटी को अपने ट्रू फ्रेंड मानती थी, तो कैसे आउटसाइडर हो सकते? ऑफ कोर्स वो इनसाइडर कंसीडर करती थी अपनी डायरी को। चलिए, so Anne gave an introduction of her family in the diary because it was hard to make others realize that a 13-year-old teenager could write about her loneliness. क्योंकि ये बहुत टफ बात थी, लिटरली बहुत टफ बात है। इट वॉज वेरी हार्ड टू मेक अदर रियलाइज, कि दूसरों को इस बात का रियलाइजेशन कराना कि एक मात्र 13 साल की लड़की
शी कुड राइट अबाउट हर लोनलीनेस। वो अपने अकेलेपन से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, उसको बिकॉज कोई क्लोज फ्रेंड, एक ट्रू फ्रेंड नहीं मिला लाइफ में, इसीलिए उसने डायरी राइटिंग को ऑप्ट करा है, जिसमें वो डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड कंसीडर करती है। तो ये बाकी दुनिया को या बाहर के लोगों को बताना काफ़ी टफ था, उनको ये एहसास दिलाना इस बात का काफ़ी टफ था। Kitty was an outsider which was gifted by her parents on her 13th birthday, but she considered it her best friend and treated it as an insider। भले डायरी एक आउटसाइडर थी क्योंकि उसकी फैमिली कोई ब्लड रिलेशन नहीं था डायरी से, तो उसको क्लोज फ्रेंड मानती थी। फ्रेंड इज ब्रदर और सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर। तो ऐसे ही वाला केस कुछ यहाँ पे था। जीन्स के हिसाब से देखो या ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के हिसाब से देखो, सो किटी वॉज एन आउटसाइडर जिसको गिफ्ट किया था उसके पेरेंट्स ने ऑन 13th बर्थडे। बट एन अपनी डायरी को कंसीडर करती थी बेस्ट फ्रेंड, रादर ट्रू फ्रेंड, और उसको हमेशा एज एन इनसाइडर ट्रीट करती थी। वो कभी भी उसको ऐसा फील नहीं हुआ कि उसकी डायरी एक आउटसाइडर जो एक्चुअली थी, बट वो हमेशा एक इनसाइडर, अपने फैमिली मेम्बर जैसे उसको ट्रीट करती थी। ठीक है, चलिए, वेल जस्टिफाइड, थोड़ा सा ट्रिकी था, बोल दिया पहले आउटसाइडर फिर इनसाइडर, बट आई होप इट इज़ जस्टिफाइड, समझ में आया। वैसे देखें ओरिजिनली फॉर्मली तो डायरी एक आउटसाइडर थी, बट किटी उसको ट्रीट करती थी जैसे कि वो एक इनसाइडर है। ठीक है, चलिए, कोई ट्रिकी आंसर नहीं था, बिल्कुल क्लियर है। हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट 15th क्वेश्चन की तरफ। चलिए, how does Anne feel about her father, her grandmother, Mrs. Cupris and Miss Keesing? What do these tell you about her? चलिए, तो मैं सबसे पहले आपको मिलवा देती हूँ एन के फादर, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिन्होंने ही एन की डायरी को फाइनली एक बुक के फॉर्म में प्रिंट कराया था, जिसका ओरिजिनल टाइटल था फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसको हमने भी इसी बुक फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से एक्सकर्प्ट करी है चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, बस यंग गर्ल की जगह एन फ्रैंक हो गया, जो कि एक एक्सट्रैक्ट है, एक्सकर्प्ट है या एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट, एक्सकर्प्ट या एब्स्ट्रैक्ट है, कुछ भी बोल सकते हो। और दादी जी से हम देखते हैं क्या बॉन्ड था दादी जी के साथ, कि दादी जी के चले जाने के बाद भी एन अपनी दादी जी को इतना मिस करती थी, इतना याद किया करती थी कि वो बता नहीं सकती। और दादी की डेथ के इमीडिएट बाद जो एन का बर्थडे आया था, उस टाइम पे वो बर्थडे बिल्कुल लिटिल सेलिब्रेशंस के साथ पास हुआ, और उस दिन एन फ्रैंक ने अपने बर्थडे कैंडल के साथ एक एक्स्ट्रा कैंडल लाइट अप करवाई, जो कि दादी जी के नाम पे थी, सो दैट हर सोल रेस्ट इन पीस। तो यहाँ से पता चलता है कि एन फ्रैंक का अपनी ग्रैंड मदर से एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, बहुत क्लोज कनेक्ट था। मिस्टर क्यूपरिस के बारे में तो मॉन्टेसरी टीचर थी एन फ्रैंक की, और जब एन फ्रैंक वो स्कूल छोड़ के जा रही थी तो शी वॉज इन टीयर्स एंड सो वॉज एन फ्रैंक। दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे, दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे बिकॉज दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। नेक्स्ट हम बात करें मिस्टर कीसिंग के साथ, तो बड़ा ही छटपटा रिलेशन बोलते हैं समथिंग। ओके, सो मिस्टर कीसिंग के साथ इनिशियली तो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग रिलेशन था, बट फाइनली हमने देखा कि रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था, और जो जनरेशन गैप था एन फ्रैंक और मिस्टर कीसिंग के बीच में एन फ्रैंक ने उसको सक्सेसफुली ब्रिज कर दिया था बाय द पोएम जो उसने लास्ट एसे में या लास्ट एक्स्ट्रा होमवर्क जो असाइन किया था उसको उसमें प्रेजेंट करी थी। What do these tell you about her? इन सब बातों से हमें एन के बारे में क्या पता चलता है? बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही लविंग, केयरिंग नेचर की लड़की थी। चलिए, फटाफट से इस आंसर को डिस्कस करते हैं। Anne has fond of memories of her father, grandmother, Mrs. Cupris and Mr. Keesing. Anne की बहुत यादों में ये लोग बहुत ज़्यादा थे, चाहे उनके फादर हो, ग्रैंड मदर हो, मिस्टर क्यूपरिस, मिसेस क्यूपरिस हो या मिस्टर कीसिंग क्यों ना हो, who have left indelible impressions on her mind and affected her life a lot, जिनका एक इतना गहरा इम्प्रेशन एन फ्रैंक के दिमाग में पड़ा और जिन्होंने उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। The way she represents all of them in her diary reveals that Anne was very good at understanding people and at developing interpersonal relations। और एन ने इन सभी के बारे में, फादर, ग्रैंडफादर, मिसेस क्यूपरिस, मिस्टर कीसिंग के बारे में जो कुछ भी अपनी डायरी में रिवील करा,
उनसे पता चलता है कि एन वॉज वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल, उनको लोगों की बहुत अच्छी समझ थी, किसको कैसे टैकल करना है, किससे किस तरीके से बात करनी है, किसको कैसे समझाना है, वो एन को बहुत अच्छे तरीके से आता था. एंड ऑल्सो वी गॉट टू नो दैट शी वॉज वेरी गुड, एक्सेप्शनली वेल एट डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस विद अदर्स. और इंटरपर्सनल रिलेशंस भी एन फ्रैंक बहुत अच्छे तरीके से दूसरों के साथ डेवलप करती थी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें एन फ्रैंक के बारे में पता चला है, जिस तरीके से एन फ्रैंक ने अपनी डायरी किटी में अपनी फादर, ग्रैंड मदर, मिसेस क्यूपरस, मिस्टर कीसिंग के बारे में मेंशन किया था. ठीक है, चलिए हेड करते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ. व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे? एन फ्रैंक ने अपने पहले ऐसे अ चार्ट बॉक्स में क्या लिखा था? एन फ्रैंक ने अपने टीचर को बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करी थी कि जो टाइटल मिलता चार्ट बॉक्स, उसमें उसने लिखा था कि दिस इज़ अ पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ मी, और माई मदर इज़ ऑल्सो वेरी टॉकेटिव and so am I. I will try to improve, but I know that I couldn't help much in this because this is something which I have possessed from my mother. तो बहुत अच्छे से कन्विंस करने की कोशिश करी थी, बट मिस्टर कीसिंग अच्छे से कन्विंस नहीं हुए थे, इसीलिए तो सेकंड ऐसे भी मिला था एन फ्रैंक को लिखने के लिए एंड इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स का. ठीक है, चलिए. So, Mr. Keesing asked her to write an essay on the topic a chatterbox as a punishment. In the essay, she accepted the drawbacks of being talkative, but argued that it was in her genes as her mother. जीन्स वो वो वाली जीन्स नहीं बोल रही. अरे भाई कंफ्यूज मत हो रहा, बता देती हूँ वो कौन सी जीन्स होती है. तो ये देखिए वो कौन सी जीन्स होती है, वो ये वाली जीन्स होती है. ठीक है, जो हम लोग पहनते हैं, JEANS. यहाँ पे जीन्स जेनेटिक्स की बात हो रही. बायो पढ़ते हो ना, पता होगा अच्छे से, राइट. चलिए. सो बट argued it was in her genes as her mother was also very talkative. It was difficult to give up the habit and it was also a student's trait. और ये भी बताती है कि मैं इस हैबिट को या इस ट्रेट को ख़त्म नहीं कर सकती, और ये भी बोलती है कि बच्चे बात नहीं करेंगे तो हो जाएंगे बोर. ठीक है. So even Mr. Keesing laughed at the argument she had given. और इसमें बाद में मिस्टर कीसिंग भी हंसने लग जाते हैं, बट कन्विंस बहुत अच्छे से नहीं होते. उनको लगता है एन फ्रैंक भी उनसे और आर्ग्यू कर रही है, बट वो एन फ्रैंक कन्विंस करना चाहती थी, उनको जस्टिफाई करना चाहती थी कि वो इतनी बात क्यों करती है. क्योंकि एक तो इनहेरेंट क्वालिटी है जो उनकी मम्मा से उनको पास ऑन हुई है, विच इज़ वेरी टॉकेटिव, और दूसरे बच्चों का तो ट्रेट है, बच्चे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा. ठीक है, चलिए. सो हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट 17th क्वेश्चन की तरफ. And says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable and how? तो एन फ्रैंक ने ऐसा क्यों बोला था? बिकॉज जब बात आई थी प्रमोशन की टू द नेक्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट फॉर्म क्या है? तो चैप्टर में आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, जर्मन में ये जो फॉर्म होता है, इसको, ये कोई फॉर्म नहीं होता, फॉर्म 36, फॉर्म 154, ये वाले फॉर्म्स नहीं होते, बट क्लास को फॉर्म बोला जाता है इन जर्मन लैंग्वेज. ठीक है, तो वो बोलते हैं अब बात किस चीज़ की हो रही थी कि एन फ्रैंक अब बाकी के क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर रही थी, या हर किसी बच्चे में बेट लग रही थी कि कौन नेक्स्ट फॉर्म में प्रमोट होगा एंड हु विल बी केप्ट एट द सेम ग्रेड, या कौन इसी क्लास में रहेगा और कौन पास होगा कौन फेल होगा. बात ये चल रही थी. तब एन फ्रैंक बोलती है, यू नो टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स इन दिस यूनिवर्स. यूनिवर्स नहीं बोला था. ठीक है, चलिए. तो एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल वंस. Is Mr. Keesing unpredictable and how? क्या मिस्टर कीसिंग भी अनप्रेडिक्टेबल? उनको कोई जांच नहीं पाया, उनको कोई भांप नहीं पाया, उनको कोई समझ नहीं पाया, और क्यों ऐसा बोल रहे हो बताइए. चलिए बताते हैं. So N took perfect example of Mr. Keesing as an unpredictable teacher because Mr. Keesing seemed to be indifferent towards N's behavior. Earlier he laughed, but later he allowed N to talk in the class post reading her essays. And हाँ, ये N के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मिस्टर कीसिंग was really the most unpredictable creature in this world. क्यों? Because N बोल रही है कि मिस्टर कीसिंग शुरुआत में तो बहुत अलग तरीके से एन
के बिहेवियर के लिए बहुत अजीबोगरीब, बहुत रूड थे, बहुत हार्श थे कि एन बातें करे तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बहुत चिढ़ जाते थे, बहुत अनॉयड फील करते थे। बट पहले तो फिर कभी-कभी हँस भी देते थे उसका मज़ाक फॉर्म में, कि यार ये क्या लिखा है, क्या घटिया, हँस देते थे इस फॉर्म में। थोड़े से लाइट एनवायरनमेंट को करने के लिए। सो अर्लियर ही लाफ्ड, बट बाद में जब फाइनली वो लास्ट जो पोएम, जो थर्ड पोएम थी, फर्स्ट ऐसे, सेकंड ऐसे, थर्ड पोएम, जो थर्ड पनिशमेंट बोल सकते हो, वो पढ़ने के बाद मिस्टर किंग बहुत अच्छे से कन्विंस हो गए थे कि यस, बच्चों को बात करने देना चाहिए, बिकॉज बच्चे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये उनका ट्रेट है, ये स्टूडेंट्स का ट्रेट है और उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। सो earlier he laughed, but later he allowed Anne to talk in the class post reading her ऐसे precisely poem पढ़ने के बाद तो बहुत अच्छे से कन्विंस हो गए थे। तो यस, बोला जा सकता है पहले जो पनिशमेंट देते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे, हंसते थे उसकी बातों पर, और अब इतने कन्विंस हो गए हैं कि उन्हें हर क्लास में इस एग्जाम्पल को भी शेयर करा बच्चों के साथ, और हर क्लास फिर बाद में सब क्लासेस में एक्सपीरियंस शेयर करते थे, बच्चों के साथ हंसा करते थे, उनके साथ एंजॉय करते थे और एग्जाम्पल यूज़ करते। इससे पता चला कि बाद में बहुत चेंज हो गए। सो अनप्रेडिक्टेबल, नेवर नो। ठीक है, चलिए, ऐसा मत बोल देना टीचर गिरगिट की तरह होते, रंग बदलते रहते हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट, बट इट इज़ अबाउट सर्टन एक्सपीरियंसेस, सर्टन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे टीचर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे आर नॉट रोबोट्स। तो उनको उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए सो चीज़ें ठीक होती हैं। बट यस, कई बार ऐसा होता है कि टीचर किसी बच्चे को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाता है, जिस पे फिर वो चेंज हो जाते हैं बच्चों को समझने के बाद। तो इनिशियल और बाद का एक्सपीरियंस, इट इज़ ऑल अबाउट कितना ज़्यादा वो बच्चे को समझ पाते हैं और फिर चेंज होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट इट। ठीक है, चलिए हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट एन फ्रैंक एज अ पर्सन। तो ये जो स्टेटमेंट्स हमें नीचे दिए हैं कि करके जो आएंगे, वो एन फ्रैंक एज अ पर्सन के बारे में आपको क्या बताते हैं कि एन फ्रैंक किस टाइप की है। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. अब एन फ्रैंक ने ही लिखी है जो हम पढ़ रहे हैं, because it is an extract from the diary of a young girl. ठीक है, तो अब एन ने क्या लिखा, we don't seem to be able to get any closer. ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा और क्लोज नहीं हो पाएंगे एक दूसरे के। और एन फ्रैंक बोलती कि मुझे लगता है यही प्रॉब्लम है। मे भी हो सकता है कि मेरी ही गलती है कि मैं लोगों में इतना घुल मिल सकती नहीं, मैं लोगों से इतना मिक्स नहीं हो पाती हूँ, मैं लोगों पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो इस स्टेटमेंट से हमें एन फ्रैंक के बारे में क्या पता चलता है, दैट एन फ्रैंक इज़ अ काइंड ऑफ अ रिजर्व्ड गर्ल। वो लोगों से बहुत ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी, लोगों से बहुत ज़्यादा बात करती नहीं थी, उन पर भरोसा नहीं करती थी। शी इज़ अ रिजर्व्ड काइंड ऑफ पर्सनालिटी, अपने काम से मतलब रखती थी। ठीक है, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं था किसी पे कि अपनी बातें शेयर करें। तो इट्स गुड कि मैं लिखती रहूँ अपनी डायरी को, अपनी सारी बातें, बिकॉज बात तो किसी को पता नहीं, दिल तो हल्का करने, इतने बर्डन है वो तो शेयर करने हैं मेरे को, तो किससे करूँ, पेपर से करती हूँ, डायरी लिखती हूँ। क्यों? बिकॉज पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड, बट आई वांट द डायरी टू बी माय फ्रेंड। अब जैसे अक्सर लोग डायरी राइटिंग किया करते हैं या डायरी एंट्री करते हैं, उस तरीके ने एन फ्रैंक ने नहीं करी थी। Why? I don't want to jot down the facts in this diary the way most people do. अक्सर जो लोग जो फैक्ट्स जो उनके साथ जो होता है उसको डायरी में लिखते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन देयर लाइफ्स, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इन देयर लाइफ, जो जिस तरीके से लोग डायरी में जॉट डाउन करते हैं उस तरीके से एन ने नहीं जॉट डाउन किया था, बिकॉज एन को लगता था ये डायरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एंड बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो चाहती थी कि जो डायरी है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाए, और जैसे एक ट्रू फ्रेंड या एक बेस्ट फ्रेंड से बात की जाती है वो उस तरीके से अपनी डायरी से बात करना चाहती थी। इसीलिए वो ट्रेडिशनल वे एन ने फॉलो नहीं करा जिस तरीके से बाकी लोग डायरी में एंट्री करते हैं या जिस तरीके से बाकी लोग डायरी राइटिंग करते हैं।
ठीक है, इससे क्या पता चलता है एन के बारे में? शी इज सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड इन्वेंटिव। तो एन कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, उसको लगता है जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, और थोड़ी बहुत इन्वेंटिव भी है ये, राइट, क्रिएटिव भी है, कुछ अलग सोचा उसने जो बाकी लोग नहीं सोच सकते। वाओ, इसको लगता है लोगों में क्या करना, पेपर में ज़्यादा भरोसा है, ये पेपर तो किसी को नहीं बताएगा, और अगर कोई बेस्ट फ्रेंड मिल भी गया, कोई ट्रू फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड बन भी गया, तो मैं डायरी पकड़ा दूंगी, पढ़ लो भाई, ठीक है, गुड आइडिया, राइट। सो शी इज क्वाइट इन्वेंटिव, वेल जस्टिफाइड। हेड करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। So Margaret went to Holland in December and I followed in February. When I was plunked it down on the table as a birthday present for Margaret. अब यहाँ पे हमें एन फ्रैंक बताती है कि मार्गरेट जो कि उनकी बड़ी बहन थी, वो हॉलैंड, मतलब मम्मी पापा जब सेटल हो गए थे तो उन्होंने फिर अपनी दोनों बेटियों को, दादी को, सबको वहीं पे बुला लिया था आफ्टर फाइनली सेटलिंग डाउन इन हॉलैंड। तो मार्गरेट गई थी दिसंबर में अपने मम्मी पापा के पास, और फरवरी में इसके बाद 2 महीने के, तो लगभग 2-2.5 महीने के बाद एन फ्रैंक को भी बुला लिया गया था। अब जब बुलाया गया था उस दिन मार्गरेट का बर्थडे था एंड उसको ऐसे प्रेजेंट किया गया था, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। सो आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे गिफ्ट प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। सो शी इज ह्यूमरस एज वेल। इससे पता चलता है काफ़ी हिलारियस तरीके से स्टेटमेंट लिखी है जो बहुत ही हंसी मजाकिया वे में है, ठीक है। सो इससे पता चलता है एन फ्रैंक काफ़ी मजाकिया भी है कि मतलब मेरे को तो ऐसे उस दिन बुलाया गया जैसे कि ये लोग तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, ये नीचे से टेबल के नीचे से प्रेजेंट कर दिया गया। तो इजंट इट क्वाइट फनी, राइट। तो एन फ्रैंक ह्यूमरस नेचर की, ये भी हमें जस्टिफाई होता है ये स्टेटमेंट से। Next देखें, if you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. Oh, एन फ्रैंक को लगता था कि इस क्लास में आते से ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान है और जिनको प्रमोट नहीं करना चाहिए नेक्स्ट फॉर्म या नेक्स्ट क्लास में, रादर इनको यहीं पे रिपीट कराना चाहिए। But you never know, teachers are the most unpredictable creatures on earth. Yes. So इससे एन फ्रैंक के बारे में क्या पता चलता है? एन इज वेरी इंटेलिजेंट, आई वुड से रादर एन इज वेरी नॉट इंटेलिजेंट बट वेरी इंटेलिजेंट, कि जिसने इतनी बड़ी बात टीचर्स के बारे में बोल दी कि टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स इस पूरे अर्थ पे, और उससे पूछे तो उसको लगता है कि आधे बच्चे तो फेल हो जाने चाहिए, मोर देन हाफ। फिर कितने बोला था एग्जैक्टली? देयर अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, मतलब 1/4 क्लास तो बिल्कुल मूर्खों से, डमी से भरी हो, बुत जिसे बोलते हैं, स्टैच्यू जिन्हें बोलते हैं, दिमाग बंद लोगों से। बट टीचर्स का क्या भरोसा, सबको पास कर दे। सो इससे पता चलता है एन बड़ी स्मार्ट थी, शी वाज क्वाइट इंटेलिजेंट, राइट। चलिए हेड करते हैं हमारे 5th स्टेटमेंट की तरफ। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing thoughts to prove the necessity of talking. अब यहाँ पे एन फ्रैंक क्या बताना चाहती है कि किसी को भी मौका मिले तो कोई कुछ भी लिख सकता है। Anyone could ramble on, कोई भी कुछ भी फालतू की बकवास लिख सकता है, एंड और भरना टास्क ही मिला ना ऐसे लिखने का, कुछ भी बकवास लिख दे, कुछ भी फालतू की स्टोरी लिख दे, काम हो गया, टास्क कंप्लीट हो गया। या फिर and leave big spaces between the words, यहाँ वैसे ना बहुत खुला खुला लिखते हैं एग्जाम में शीट्स भरने के लिए, एक वर्ड यहाँ और कुछ किलोमीटर्स के बाद दूसरा वर्ड मिलेगा। तो कॉपी भरने का तरीका अच्छी टेक्निक है, बट ये आजकल वर्क नहीं करती है। तो एन बोलते हैं कि कोई कुछ भी बकवास भी लिख सकता है, कोई बड़े बड़े स्पेस छोड़ के भी टास्क कंप्लीट कर सकता है कि ऐसे लिख लिया है। बट एन के अकॉर्डिंग ट्रिक क्या थी, उसको क्या करना था, कुछ ऐसे कन्विंसिंग आर्ग्यूज उसको पुट फोर्थ करने थे जिससे मिस्टर कीसिंग कन्विंस हो जाए एन की बातों से और एन को बात करने दी जाए। चलिए तो फटाफट से देखते हैं इस स्टेटमेंट से एन क्या प्रूफ करना चाहती थी, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, और मिस्टर कीसिंग कन्विंस भी हो गए थे। तो एन के बारे में क्या पता चलता है, एन एज अ पर्सन क्या थी? चलिए फटाफट से राइट आंसर को पढ़ लेते हैं। सो यस, शी हैज अ सेंस ऑफ propriety and convincing attitude। तो इस सेंटेंस से क्या पता चला कि एन का पर्पस, एन बताना चाहती थी कि एनीवन, कोई किसी को भी अगर टास्क मिला जाए, एक एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया जाए, एज अ पनिशमेंट दी जाए, तो कोई भी कुछ भी लिख दे, कोई चाहे तो बड़े बड़े स्पेस छोड़ के अपना टास्क कंप्लीट कर ले। बट एन बोल रही है कि टास्क कंप्लीशन वॉज नॉट अ पॉइंट,
ट्रिक ये थी कि मैं कुछ ऐसे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स या पॉइंट्स लेके आऊं जिससे मिस्टर कीसिंग कन्विंस हो जाए मेरी बात से और बच्चे को क्लास में बात करने की आज़ादी मिल जाए। तो कुछ ऐसा लिखना चाहती थी। तो ये बात के पीछे एन के बारे में क्या पता चलता है? दैट एन हैज़ अ सेंस ऑफ प्रॉपराइटी एंड कन्विंसिंग एटीट्यूड। वो अपने टीचर को सिर्फ काम कंप्लीट करके नहीं दिखाना चाहती, अपने टीचर को कन्विंस करवाना चाहती, अपनी बात मनवाना चाहती थी कि वो गलत नहीं है, जो वो कर पाई थी बहुत अच्छे से। सो शी हैज अ सेंस ऑफ प्रॉपराइटी एंड कन्विंसिंग एटीट्यूड। वो लोगों से अलग करना चाहती थी, सिर्फ अपनी फॉर्मल ड्यूटी करके काम खत्म करने वाला एटीट्यूड नहीं था। वो अगर किसी चीज़ को कर रही है तो उसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई करना चाहती थी और अपनी बात अगर सही है तो वो उसको मनवा के ही रहेगी, जो उसने बहुत अच्छे से अपनी कन्विंसिंग स्किल से कन्विंस किया था मिस्टर टीचर को, जिससे हमें पता चला कि एन फ्रैंक हैज़ अ कन्विंसिंग एटीट्यूड। चलिए हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड, हेड मिस्ट्रेस, long awaited, homework, notebook, stiff bag, outbursts. These words are compound words. हाँ, homework, long awaited, head mistress, notebook, stiff bag, outburst, दो words से बने जिनको compound words बोला जाता है। They are made up of 2 or more words. दो या दो से ज़्यादा, अक्सर ये भी दो का ही है homework। देखिए मैं डिवाइड करके बता देती हूँ। head और mistress, long awaited, homework, outbursts, stiff bag, notebook। यहाँ पे कंपाउंड वर्ड्स दो वाले ही हैं, दो से ज़्यादा वाले भी होते हैं, बट हम जो एग्जाम्पल देखे हैं वो दो वर्ड वाले। सो दीज वर्ड्स आर कंपाउंड वर्ड्स, दे आर मेड अप ऑफ 2 or more words। कंपाउंड वर्ड्स कैन बी नाउन्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं। नाउन्स कैसे? मॉडिफाइंग अ पर्सन, ठीक है, हेड मिस्ट्रेस हो गया, होमवर्क हो गया, नोटबुक हो गया, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी का भी वो उन किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, जैसे कि हेड मिस्ट्रेस हो गया, होमवर्क हो गया, नोटबुक, आउटबर्स्ट। एडजेक्टिव हो सकते हैं जो नाउन की क्वालिटी के बारे में बताएं, ठीक है, दैट इज एडजेक्टिव्स जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं, लॉन्ग अवेटेड, स्टिफ बैग्ड। वर्ब हो सकते हैं कैसे? स्लीप वॉक, स्लीप वॉक, बेबी से, तो एक्शन का जहाँ पे हमें पता चले। तो जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं वो नाउन वर्ड्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं जो क्वालिटी बता रहे हैं नाउन की, या फिर वो वर्ब्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब match the compound words under A with their meanings under B, use each in a sentence। तो A को B से मैच करना और सेंटेंस बनाना है, बस इतना सा टास्क है, ठीक है। चलिए, तो हार्ट ब्रेकिंग, क्या हार्ट ब्रेकिंग क्या होता है इनमें से आपको मैच करना है, जो दिल तोड़ देने वाली चीज़। होम सिक, जिसको घर का आदी होता है, होम सिकनेस, कहीं भी चला जाए घर की याद आ जाती है। ब्लॉक हेड, दिमाग काम नहीं करता। लॉ अबाइडिंग, जो कायदे कानून को मानने वाला पर्सन होता है। ओवरडू, जो कुछ ज़्यादा ही कर जाता है। डे ड्रीम, दिन में सपने देता है। ब्रेक डाउन हो जाना, कोई चीज़ रुक जाना, थम जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। आउटपुट, जो भी हम करते हैं उसका कुछ प्रोडक्ट रिजल्ट फॉर्मेट आप बोल सकते हो। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इनके सही आंसर्स को और फिर सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सो हार्ट ब्रेकिंग, प्रोड्यूसिंग ग्रेट सैडनेस, दिल टूट गया आज तो, ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा उदासी क्यों हुई। ग्रेट सैडनेस, होम सिक, मिसिंग होम एंड फैमिली वेरी मच। आर यू होम सिक? ओह, you shouldn't be. Blockhead, an informal word which means a very stupid, dumb person. Dummies, yes, जो चैप्टर में यूज हुआ है। Law abiding, obeying and respecting the law, हमने पढ़ा है पहले भी ये वर्ड, राइट। Overdo, do something to an excessive degree, अति में ही कुछ कर जाना, ओवर कर जाना, overdo। Daydream, think about pleasant things, forgetting about the present, प्लेजेंट चीज़ों के बारे, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और उसका जो डार्कर साइड है वो हम सोच ही नहीं रहे हैं, ये क्या होता है यार। तो थिंकिंग अबाउट प्लेजेंट थिंग्स, फॉरगेटिंग अबाउट द प्रेजेंट, ऐसा नहीं होता। दिन में सपने देखना बोलते हैं इसको, भाई हकीकत, रियलिटी चेक करना ज़रूरी। आप ग्राउंड वर्क करिए, रियलिटी चेक करिए, इधर उधर सपने देखने से, अच्छी अच्छी चीज़ों के सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला है। ब्रेक डाउन, एन ओकेजन व्हेन व्हीकल्स मशीन्स स्टॉप वर्किंग, ब्रेक डाउन हो जाता, चीज़ें रुक जाती हैं काम करना। लास्ट वन, आउटपुट, समथिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन, मशीन और ऑर्गेनाइजेशन, इसको आउटपुट बोला जाता है। एज अ रिजल्ट जो भी हम देते हैं, चाहे एक मशीन दे, चाहे एक व्यक्ति दे, चाहे कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन दे, दैट इज एन आउटपुट, ठीक है। मीनिंग्स जस्टिफाई हो गए बहुत अच्छे से, सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, इट वुड बी क्वाइट ईजी। नेक्स्ट हेड करते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब्स। अब
फ्रेज क्या होता है पहले तो ये समझो, फिर आगे फ्रेजल वर्ब्स भी समझ लेंगे. सो व्हाट इज़ अ फ्रेज? मैं बहुत बार ग्रामर में पहले भी बता चुकी हूँ, बट एक बार फिर से आज आपको बता देती हूँ. सबसे पहले एक वर्ड होता है, वर्ड से बनता है फ्रेज, फिर बनता है क्लॉज, फिर आता है कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है. सो वर्ड सिंपल एक वर्ड है, दैट इज अ वर्ड. उसके बाद आता है फ्रेज. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स or collection of words or two or more words used together to give a definite meaning to its structure is known as a phrase. जब दो या दो से ज़्यादा शब्दों को एक साथ जोड़ा जाता है एक डिफरेंट, एक यूनिक मीनिंग बताने के लिए इसी स्ट्रक्चर को, उसको फ्रेजल वर्ब बोला जाता है. जैसे कि एक वर्ड है किक, पैर से मारना, ऑफ मतलब बंद करना. लेकिन किक ऑफ को जब हम ऐसे लेते हैं तो इसका मतलब होता है कोई नई चीज़ की शुरुआत करना. ठीक है. सो टू और मोर वर्ड्स join together to give a definite meaning, एक different, एक unique meaning to its structure is known as a phrase. आगे देखिए क्लॉज क्या होता है? a part of a sentence that necessarily has a subject and a verb in it. एक पार्ट होता है सेंटेंस का जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो आता ही आता है, उसको क्लॉज बोलते हैं. सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉजेस हो सकते हैं. सेंटेंस कुड हैव मल्टीपल क्लॉज और मोर देन वन आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. सेंटेंस अ कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स in a definite structure which gives meaning to it is known as a sentence. जो group of words एक definite meaning देंगे, एक perfect, एक complete meaning convey करेंगे, उसको sentence बोला जाता है. I hope I'm clear. सबसे पहले हमने देखा word क्या होता है, फिर हमने देखा phrase क्या होता है, फिर हमने देखा clause क्या होता है, and finally हमने sentence समझा. अब यहाँ पे क्या पूछा गया? phrasal verbs. फ्रेज, अब जहाँ पे वर्ब का यूज करके एक फ्रेज बनता है और कुछ मीनिंग निकलता है, दैट इज व्हाट नोन एज फ्रेजल वर्ब्स. A phrasal verb is a verb followed by a preposition or an adverb. Preposition होगा तो prepositional phrases हो जाएंगे, adverb होगा तो adverbial phrases हो जाएंगे. ठीक है. Its meaning is often different from the meaning of its parts. जैसा कि मैंने kick off वाला आपको बताया, kick का मतलब अलग, off अलग, जोड़ दिए गए तो एक अलग मतलब. कंपेयर द मीनिंग, ये इनहेरेंट रेट वाली बात नहीं, ये उल्टी बात है. ठीक है. सो कंपेयर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ब्स get on and run away in A and B below. You can easily guess their meanings in A, but in B they have special meanings. तो क्या क्या करना है देखते हैं. She got on at Agra when the bus stopped for breakfast. अब यहाँ पे हमें क्या बताया है, यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ से पढ़ते हैं. Compare the meanings of the verb get on and run away. अब यहाँ से हमें समझ में आएगा फ्रेजल वर्ब एग्जैक्टली कैसे होता है. थोड़ा सा बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है. So what we are supposed to do, we need to compare the meanings of the verbs get on and run away in A and B. जो हमें A और B एग्जाम्पल में get on और run away का मीनिंग दिया है वो हमें पढ़ना है. You can easily guess their meanings in A. A में तो आपको मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, but in B they have special meanings. चलिए देखते हैं. She got on at Agra. She got on at Agra मतलब वो आगरा में ट्रेन में, बस में चढ़ी. ठीक है. When the bus stopped, बस में चढ़ी, जब बस रुकी ब्रेकफास्ट के लिए तो तब वो आगरा से बस में चढ़ी. Got on बस में चढ़ना. राइट, क्लियर हो गया, वेल जस्टिफाइड. नेक्स्ट देखते हैं जो कि ट्रिकी है थोड़ा सा. that has special meaning. दोनों की बात करें तो that have special meanings. देवानंद ran away from home when he was a teenager. अब यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे get on हमें किस सेंस में दिया? देवानंद ran away from home when he was a teenager. तो यहाँ पे आपको मीनिंग क्लियर हुआ. So this is what the special meaning of get on, कि क्या करा उन्होंने, he was done in something else. So देवानंद ran away from home. So गेट ऑन का मतलब यहाँ पे दे रहे किसी चीज़ से अलग होके वहाँ पे अलग से चले जाना. ही रैन अवे फ्रॉम होम व्हेन ही वाज अ टीचर. वो टीनेजर थे तो वो घर से दूर चले गए थे. गेट ऑन मतलब वहाँ से निकल के कहीं दूर चले जाना. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. ए तो सिंपल है, बी ट्रिकी होगा. शी इज़ ईगर टू गेट ऑन इन लाइफ. अब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ईगर है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टू गेट ऑन इन लाइफ. गेट ऑन मतलब टू कंटिन्यू, टू मूव अहेड, टू मूव फॉरवर्ड एंड टू गेट सक्सेस. बहुत एक्साइटेड है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कामयाब होने के लिए. बहुत अच्छे से जस्टिफाई हुआ. नेक्स्ट देखते हैं. सो द विजिटर्स ran away with the match. अब यहाँ पे ran away का क्या मीनिंग है? यहाँ पे हमने get on का देखा. ठीक है, ये वाला हमने get on का देखा, ये ran away का देखा.
और यहाँ पे क्या, द विजिटर्स रैन अवे विद द मैच। सो रैन अवे विद द मैच मतलब यहाँ पे क्या कन्वे कर रहा है कि रैन अवे, वो विजिटर्स जो थे वो मैच के साथ भाग गए, दे रैन अवे। नो, यहाँ पे विजिटर्स जो थे दे वन इजीली विद द मैच, मैच में इजीली वो जीत पाए। तो यहाँ पे रैन अवे, सॉरी यहाँ पे गेट ऑन हमें सही सेंस दे रहा था, यहाँ पे रैन अवे हमें भागने की सेंस कन्वे नहीं कर रहा था, यहाँ पे हमें क्या बता रहा था कि दे वन इजीली, ये बताना चाहता था। सिमिलरली यहाँ पे गॉट ऑन, बस में चढ़ना जो एग्जैक्टली यूज होता है, यहाँ पे एज अ फ्रेजल था रैन अवे। सो दे वन एंड रैन अवे फ्रॉम होम व्हेन ही वाज अ टीनेजर। तो ए तो क्वाइट इजी था, जो हमें समझ में आ गया है। बी में ट्रिकी था, ठीक है। ए में क्या जो मीनिंग है कि ही गॉट ऑन, उसने स्टार्ट करा, यस, भाग गया घर से, जब वो टीनेजर तो घर से दूर चला गया, वेरी सिंपल। बी ट्रिकी क्या था, यहाँ पे गेट ऑन इन लाइफ मतलब लाइफ कोई व्हीकल नहीं जिसमें चढ़ गए थे, बट गेट ऑन इन लाइफ मतलब कामयाब हो गए थे। एंड नेक्स्ट में देखिए, द विजिटर्स रैन अवे विद द मैच, मैच के साथ भाग नहीं गए थे, दे वन इजीली, आसानी से जीत गए थे विजिटर्स। तो यहाँ पे गेट ऑन सक्सीड बताना चाहता है, सक्सेस बताना चाहता है, यहाँ पे रैन अवे वन विनिंग बताना चाहता है, वन इजीली बताना चाहता है, विनिंग कैसी, बहुत इजीली विन करा, ये बताना चाहता है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, ये जो बी एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमें फ्रेजल वर्ब का मीनिंग समझ में आया और जस्टिफाई हुआ। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब नहीं है, बिकॉज जो सेंस में लिखा गया वही कन्वे किया जा रहा है। फ्रेजल का मतलब ही ये होता है टू और मोर देन टू वर्ड्स ज्वाइन टुगेदर टू गिव अ डेफिनाइट मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग, यूनिक मीनिंग टू इट्स स्ट्रक्चर इज नोन एज अ फ्रेज। चाहे फ्रेजल वर्ब बोल लो, एडजेक्टिवल फ्रेज बोल लो, एडवर्बियल फ्रेज बोल लो, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे समझ में आ गया, राइट। अब हम हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Some phrasal verbs have 3 parts। अच्छा, अब आगे इसी की बात करें। कुछ phrasal verb ऐसे होते हैं जिनके 3 पार्ट होते हैं, a verb followed by an adverb and a preposition। ओके, अब इसमें ये ऐसे फ्रेज हैं जिसमें 3 पार्ट्स हैं। अब इसमें देखिए आप, वर्ब भी आ गया, एडवर्ब भी आ गया और एक preposition, थोड़े से मोर, 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, ठीक है। सो our car ran out of petrol just outside the city limits। ran out of petrol just outside the city limits। The government wants to reach out to the people with this new campaign। wants to reach out, गवर्नमेंट लोगों तक पहुंच बनाना चाहती है, इस कैंपेन के थ्रू लोगों को अवेयर करना चाहती है, लोगों को जागरूक करना चाहती है। फर्स्ट में आर कार रैन आउट ऑफ पेट्रोल, मतलब हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। कहाँ पे, जस्ट आउटसाइड, सिटी शुरू ही हुई थी, सिटी के आउटर पे ही थी और हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, रैन आउट, ठीक है। समझ में आ गया है बहुत अच्छे से। चलिए, now heading next towards the next question। The text you have just read has a number of phrasal verbs commonly used in English। Look up the following in a dictionary for their meanings under the entry for the italicized words। plunge in, ramble on, kept back, get along with। ये हमने सब चैप्टर से ही लिए गए हैं, हमने चैप्टर में इन सब वर्ड्स का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ लिया है, किसका क्या मतलब होता है, ठीक है। ओके, now find the sentences in the lesson that have the phrasal verbs given below, match them with their meanings। you have already found out the meanings of some of them। are their meanings the same as that of their parts? find that two parts of phrasal verbs may occur separated in the text। बिल्कुल हो सकता है। चलिए, तो हम सबको फटाफट से देख लेते हैं। लास्ट लाइन में क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ध्यान ये रखना है that two parts of a phrasal verb, फ्रेजल वर्ब मल्टीपल पार्ट्स में हो सकते हैं, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, दे में अगर सेपरेटेड इन द टेक्स्ट। ज़रूरी नहीं है एक साथ आए फ्रेजल वर्ब, अगर वो 3 पार्ट्स में है तो हो सकता है उसका एक पार्ट बाद में आए, एक पार्ट पहले आए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। चलो, जस्टिफाई कर लेंगे ना, अभी हम फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज प्लंज इन, नेक्स्ट वन इज kept back, then third one is move up, next is ramble on, fifth is get along with, sixth is calm down, seventh is stay in, eighth is make up for, and ninth one is a hand in। तो ये यहाँ पे हमें कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो सब में आप समझ सकते हो फ्रेजल वर्ब्स कैसे है, और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं यहाँ पे, कुछ एडजेक्टिवल है, कुछ एडवर्बियल है, कुछ नाउन है और कुछ प्रेपोजिशनल है। यहाँ पे इन का यूज करा है वर्ब के साथ, सो दिस इज प्रेपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पे भी बैक का यूज किया गया, अप यूज किया, ऑन, गेट, विद, डाउन, इन, अप,
इन, यहाँ पे सारे हमारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इनके राइट मीनिंग से इनको मैच करना, हमें बताना है कि प्लंज इन का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमें पता है, हमने चैप्टर के रेफरेंस में देखा था प्लंज इन कहाँ पे यूज हुआ था, मैं आपको हिंट भी दे देती हूँ। इट वॉज लाइक व्हेन एन फ्रैंक वॉज प्लंज्ड इन, सो एन फ्रैंक वॉज प्लंज्ड इन फॉर हर बर्थडे प्रेजेंट, फॉर हर सिस्टर्स बर्थडे। अपनी बहन मार्गरेट के बर्थडे पे उसको ऐसे रखा गया था जैसे कि उसका बर्थडे प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा था केप्ट बैक, तो जब क्लास में बेट लग रही थी एन फ्रैंक और बाकी सारे बच्चों के बीच में कि हु वुड बी केप्ट बैक इन द सेम क्लास एंड हु वुड बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट फॉर्म, एग्जैक्टली, ठीक है। मूव अप, पता है हमें, एनीबडी कुड रैम्बल ऑन बट द पॉइंट वाज टू कम विद कन्विंसिंग आइडियाज, ठीक है। गेट अलॉन्ग विद, काम डाउन, स्टे इन, ये तो बहुत प्रैक्टिकल हम डे टू डे लाइफ में सुनते ही रहते हैं। मेकअप फॉर हैंड इन, ये सब आपको पता है, जो 2-3 चैप्टर के रेफरेंस में थे वो हमने देख लिए हैं। चलिए फटाफट से एक को मैच करते हैं। सो फर्स्ट है प्लंज इन, जिसका मतलब होता है गो स्ट्रेट टू द टॉपिक और डायरेक्टली जंप इनटू समथिंग, ठीक है। केप्ट बैक, इट मींस नॉट प्रमोटेड, दे फ्यू स्टूडेंट्स वुड बी केप्ट बैक, 1/3 ऑफ द क्लास मस्ट बी केप्ट बैक, उनको आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा, इतने डमीज हैं क्लास में। मूव अप, गो टू द नेक्स्ट ग्रेड, मूव अप मतलब आगे की ओर जाना, मूव करना, आगे बढ़ना। रैम्बल ऑन, स्पीक और राइट विदाउट फोकस, कुछ भी रैंडमली लिख देना, बकवास लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट गेट अलॉन्ग विद, हैव अ गुड रिलेशनशिप विद, किसी चीज़ के साथ हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ना, अच्छी ट्यूनिंग होना, अच्छा बॉन्ड होना, अच्छा कनेक्ट होना, टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद। नेक्स्ट वन इज calm down, take a chill pill, right? So make them remain quiet, calm down, किसी को शांत कराना, to make them remain quiet. Next one is stay in, don't go out, you better stay in, stay in, indoors का ही तो contracted form है, ठीक है। Next one is make up for, you have to make up for this thing, तो किसी चीज़ का मुआवजा देना, compensate करना, right? Next, last one is hand in, it means give an assignment, homework to a person in authority, that is the teacher. जब टीचर होमवर्क देता है सो हैंड इन बोला जाता है, हैंड इन्स दिए हैं उनको, तो क्या मिला है, होमवर्क मिला है, कुछ असाइनमेंट मिली है टू डू। सो दिस इज़ वेल जस्टिफाइड। आई होप सारे फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, इनका यूज़ भी आपने बहुत अच्छे समझ लिया है, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ ईडियम्स की तरफ। अब ईडियम्स क्या होता है, तो हिंदी में ईडियम्स को लुकोक्तियाँ बोला जाता है। प्रोवर्ब्स एंड ईडियम्स, मुहावरे और लुकोक्तियाँ आपने सुने होंगे, बचपन में पढ़े भी होंगे, शायद अभी ध्यान नहीं आ रहा होगा, समझ लेते हैं फिर एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। देखो हमने वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अब उसके बाद अब हमने क्या देख रहे हैं, अब हम ईडियम्स को देख रहे हैं। सो ईडियम्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ फिक्स्ड ऑर्डर एंड अ पर्टिकुलर मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ देयर वर्ड्स पुट टुगेदर। देन यहाँ पर क्या समझ में आया, ईडियम्स भी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विद फिक्स्ड ऑर्डरिंग, का ऑर्डर फिक्स रहता है, आप इधर उधर ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, एंड अ पर्टिकुलर मीनिंग, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक पर्टिकुलर मीनिंग देते हैं, उसको ईडियम बोला जाता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ देयर वर्ड पुट टुगेदर, जिसका मीनिंग अलग होगा अगर आप वर्ड को अलग अलग कर दोगे तो। Phrasal verbs can also be idioms. They are said to be idiomatic expressions when their meaning is unpredictable. और आप idioms को या phrasal verbs को idiomatic expressions भी बोल सकते हो, क्योंकि इनका काम भी idioms के जैसा होता है। अलग अलग तो ये अलग वर्ड्स होते हैं तो अलग मीनिंग कन्वे करते हैं, लेकिन इनको जब एक ऑर्डर में फिक्स या सेट किया जाता है तो इनको डिफरेंट मीनिंग कन्वे करते हैं। सो वही idioms होते हैं और फ्रेज के फॉर्म में हो जाते हैं तो इनको इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस भी बोला जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो व्हाट इट मीन्स टू मीट वंस मैच इन इंग्लिश? क्या आपने कभी फ्रेज या कभी इडियम सुना, मीट वंस मैच? सुना होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए किसने सुना है किसने नहीं सुना और आपको क्या पता है इसके बारे में। इट मीन्स टू मीट समवन हु इज़ एज गुड एज वन सेल्फ और इवन बेटर इन सम स्किल और क्वालिटी,
ठीक है। सो मीट वंस मैच, अब अगर आपको किसी को ये बात बोलनी है तो यू कैन जस्ट यूज एन ईडियम और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मीट वंस मैच। क्या मतलब होता है? टू मीट समवन हु इज एज गुड एज वन सेल्फ और इवन बेटर इन सम स्किल और क्वालिटी। Do you know what it means to let the cat out of the bag? Can you guess? Let the cat out of the bag. ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे बच्चों ने शायद सुना होगा। Let the cat out of the bag. गेस करिए, फटाफट से गेस करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फर्स्ट वाला तो मैंने बोला था लेकिन वो एग्जाम्पल सेट था, हमने आपको बता दिया। सेकेंड वाला जरूर बताइए, let the cat be out of the bag. चलिए, here are a few sentences from the text which have idiomatic expressions. अब यहाँ पे हमें कुछ sentences दिए गए हैं जहाँ पे कुछ idiomatic expressions use किए गए हैं। Can you say what it each means? क्या बता सकते हो इनका मतलब क्या होता है? You might want to consult dictionary first. हो सकता है आपको पहले डिक्शनरी को कंसल्ट करना पड़े। So first one is our entire class is quacking in its boots. हमारी की पूरी क्लास क्या कर रही थी? Quacking in its boots. तो क्या quacking, क्या वर्ड टू वर्ड निकालोगे? क्वाक क्वाक करना, डक जैसे जो आवाज़ें कर चाटा चाटा क्वाक 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 करती रहती है, बूट्स मतलब अपने बूट्स में, तो ऐसे वर्ड टू वर्ड निकालोगे तो ऐसा कुछ मीनिंग समझ में आएगा। बट जैसा कि हम पढ़ चुके हैं दिस इज एन ईडियम, तो उसका कुछ डिफरेंट मीनिंग होगा, वो हमें यहाँ पे बताना है कि व्हाट डज द ईडियम क्वाकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स। चलिए, सो शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस। तो पूरी क्लास, जब रिजल्ट आने की बारी थी, अभी रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट अवेटेड था, तो पूरी क्लास बेट कर रही थी कौन पास होगा कौन पास नहीं होगा, कौन हु वुड बी केप्ट बैक इन द सेम क्लास एंड हु वुड बी प्रमोटेड। ऐसे टाइम पे पूरी क्लास क्या कर रही थी? बहुत डरी सहमी हुई सी थी, बहुत घबरा रहे थे। सो द एंटायर क्लास वॉज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। इसका मतलब पूरी क्लास बिल्कुल डरी हुई थी, घबराई हुई थी, शेकिंग विथ फियर एंड नर्वस। नाउ until then we keep telling each other not to lose heart, और तब तक हम एक दूसरे को बोलते रहे कि उम्मीद बनाए रखिए, दिल मत तोड़िए, हौसला बुलंद रखिए। चलिए, सो इट मीन्स नॉट टू थिंक अबाउट नेगेटिव साइड बट होप फॉर द बेस्ट, कि बुरा होगा तो होगा ही, सो नॉट टू थिंक अबाउट इट बट एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं कि उम्मीद तो कर सकते हैं शायद कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, सो अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, दिल मत तोड़ना, उम्मीद मत तोड़ना, शायद कुछ एंड मोमेंट पे चमत्कार का रश्मा हो जाए। सो नॉट टू थिंक अबाउट नेगेटिव साइड बट होप फॉर द बेस्ट। चलिए, हेड करते हैं हमारे थर्ड की तरफ। मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज ही टॉक्ड सो मच। मिस्टर कीसिंग मुझसे सदियों से, ज़मानों से इतने ज़्यादा अनॉयड थे। क्या लिटरली एजेस वो बताना चाहते हैं? एजेस यहाँ पे लंबा समय बताना चाहते हैं कि बहुत समय से वो मुझसे इरिटेट थे, परेशान थे, मुझसे तंग थे। बिकॉज क्यों? मैं बहुत ज़्यादा बातें करती, बिकॉज आई एम अ टॉकेटिव गर्ल। और मैं क्यों टॉकेटिव हूँ? आई मीन्स इन फ्रैंक क्यों? बिकॉज ये उनका पर्सनालिटी ट्रेट है, या आप ऐसा बोल सकते होंगे इनहेरेंट क्वालिटी होंगी जीन में जो ने अपनी मदर से पॉजेस करी है। ठीक है, चलिए, सो इसका मतलब होता है फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। फॉर एजेस किसी को आप बोल रहे हो तो इट मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप बताना चाहते हो। ठीक है, हिंदी में भी हम बोलते हैं ना यार कितने ज़माना हो गया तुम्हें समझाते समय। एग्जैक्टली ज़माना नहीं होता, एक लंबा समय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। अब यहाँ पे एन फ्रैंक बता रही हैं कि मिस्टर कीसिंग जिस तरीके से मुझे पनिश कर रहे थे एक्स्ट्रा होमवर्क दे के, असाइनमेंट दे के, ऐसे लिखने के लिए, तो मुझ पे एक जोक कर रहे थे। ही वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, अपने रिडिकुलस सब्जेक्ट के साथ मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे थे। बट क्या बोल रही है एन फ्रैंक? आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। बट एन फ्रैंक इतनी कॉन्फिडेंट थी और बोलती है मैं मेक श्योर करूँगी जोक मुझ पे ना और उन्हीं पे चला जाए, कि गलती उनकी है, उन्होंने बेवकूफ़ी करी। आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट एट माई पार्ट। ठीक है, चलिए, तो जोक वुड बी ऑन हिम, तो इसका मतलब क्या? बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, कि जोक उन्हीं पे, उन्होंने जो मेरे पे चीज़ सेट करी, मैं मेक श्योर करूँगी वो चीज़ उन्हीं पे वापस चली जाए। तो जोक वुड बी ऑन हिम ओनली। Heading with the next part, here are a few more idiomatic expressions that occur in the text. अब कुछ और हमें idiomatic expressions दिए हैं
दैट अकर इन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में हमें दिए गए हैं. ट्राई टू यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. कॉट माई आई, दैट थिंग कॉट माई आई, उसने मेरा अटेंशन ले लिया, उसने मेरा अट्रैक्शन ले लिया. ठीक है, हमारा ध्यान किसी तरफ चला जाता है. सो दैट इज एक्चुअली कॉट माई आई, अट्रैक्ट हो जाना किसी तरफ. सो कॉट माई आई व्हाइल आई वाज इन द मार्केट, अ ब्यूटीफुल पर्स हैड कॉट माई आई. तो कॉट माई आई का थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे पंक्चुएशन नहीं है. ठीक है, सो Caught my eye means well while I was in the market, जब मैं मार्केट में थी, एक बहुत ब्यूटीफुल सा पर्स था जिसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया. साइन शोर, यस एग्जैक्टली. चलिए हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ. He would had enough, he would had enough, उसके पास पर्याप्त होगा, सफिशिएंट बताने के लिए. ठीक है, चलिए. He would had enough. The teacher said that they would had enough and he wanted all the notebooks by Wednesday. टीचर ने क्या कहा? That they would had enough, उनके पास सफिशिएंट टाइम होगा और वो सारी की सारी नोटबुक उनको बाय वेंसडे चाहिए ही चाहिए. इतना सफिशिएंट टाइम उन्होंने दिया है, इतना पर्याप्त है. और कुछ भी हो जाए, एनी हाउ बाय हुक और क्रुक उनको असाइनमेंट या नोटबुक्स कंप्लीट चाहिए बाय दिस वेंसडे. वेडनेसडे नहीं होता, दिस इज वेंसडे. ठीक है, चलिए. वेल जस्टिफाइड. हेड करते थर्ड की तरफ. लाफ आवरसेल्व्स सिली, अपने ऊपर ही हंसना, समथिंग लाइक दैट. चलिए चेक कर लेते हैं फटाफट से इसको. सो लाफ आवरसेल्व्स सिली मीन्स सेंटेंस यूसेज देखें. सो ही लाफ्ड आवरसेल्व्स सिली ऑन स्टूपिड जोक्स. वो अपने ऊपर ही खुद ही हंसने लग गया, मतलब अपना ही बोला और अपने ऊपर ही मजा ही लेने लग गया, अपनी बात पे ही हंसने लग गया. लाइक मैंने कैसी बात कर दी, सो अपने ऊपर ही हंस देना कई बार. ठीक है, he laughed ourselves silly on his stupid jokes. Next, can't bring myself to, किसी पॉइंट पे ना अग्री होना, so that is can't bring myself to, या किसी चीज से अलाइन नहीं होना, can also be said. Can't bring myself, I can't bring myself to terms with this tragedy. मैं अपने आप को इस ट्रेजेडी, I can't bring myself to terms with this tragedy, इस ट्रेजेडी के साथ मैं अपने आप को अभी तक समझा नहीं पाया, उससे ट्यून अप नहीं हो पा रहा हूँ, मैं उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, सामना नहीं कर पा रहा हूँ. इन दैट सेंस अलाइन नहीं हो पा रहा हूँ. नेक्स्ट, Do you know how to use a dictionary to find out the meanings of idiomatic expressions? क्या ऐसे ढूंढते हो, पहले एक वर्ड ढूंढ लो, प्लंज ढूंढ लो, फिर इन ढूंढना, ऐसे ढूंढा जाता है क्या इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस के मीनिंग अगर आपको डिक्शनरी में ढूंढने हैं तो? सो टेक फॉर एग्जांपल द एक्सप्रेशन कॉट माय आई इन द स्टोरी. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, क्या कॉट माय आई. तो क्या पहले आप कॉट का मीनिंग देखोगे, कैच, कॉट जो कि पास्ट टेंस है, फिर आप देखोगे माय, फिर आप देखोगे आई. इज दिस द राइट वे? वेयर अंडर विच वर्ड वुड यू लुक फॉर इट इन द डिक्शनरी? लुक फॉर इट अंडर द फर्स्ट वर्ड. But if the first word is a grammatical word like the, for, etc., then take the next word. That is, look for the first meaningful word in the expression. In our example, it is the word caught. अब जो हमने example दिया है, that is caught my eye. Caught my eye, ये जो हमने यहाँ पे लिया है, इसमें हमने क्या लिया? In our example, it is the word caught, but you won't find caught in the dictionary because it is the past tense of catch. You will find caught listed under catch. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. कैसे मीनिंग ढूंढेंगे? मान लीजिए इडियोमैटिक एक्सप्रेशन हमने लिया कॉट माई आई, तो हम कॉट को ढूंढना शुरू करेंगे. अब यहाँ से अगर ऑन, ऑफ, फॉर से स्टार्ट हो रहे ग्रामेटिकल वर्ड से, तो वो जब हम वो उसका मीनिंग तो हम चेक नहीं कर सकते, तो हम किस पे आएंगे? मेन वर्ड पे आएंगे. मेन वर्ड क्या था? यहाँ पे बाई डिफॉल्ट हमारे पास ऐसा ही वर्ड था जो हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, दैट इज कॉट माई आई. तो हमारे लिए यहाँ पे वर्ड था कॉट. अब हम कॉट को ढूंढेंगे तो हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा, हमें कैच के सब हेडिंग में मिलेगा, क्योंकि कैच का पास्ट होता है कॉट. ठीक है, अब So you must look under catch for the expression caught my eye. तो catch के अंदर आओगे तो आपको caught मिलेगा और फिर वहाँ पे expression ढूंढोगे caught my eye. Which other expressions with catch are listed in your dictionary? कौन कौन से और expressions dictionary में दिए गए हैं starting with
catch. Note that a dictionary entry usually first gives the meaning of the word itself. सबसे पहले आपको word का meaning बताता है and then gives a list of idiomatic expression using that word. और उसके बाद जितने भी probably expressions, idiomatic expressions बन सकते हैं उस word का use करते वो सारी आपको list दे देता है उसी के साथ. And then gives you a list of idiomatic expressions using that word. For example, study this partial entry for the noun I from the Oxford Advanced Learner Dictionary 2005. अगर आप Oxford Learner Dictionary से ये ऐसी स्ट्रैटेजी ऐसी अप्रोच करके देखोगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि कैसे कितने सारे एक वर्ड से रिलेटेड idiomatic expressions होते हैं और उनके क्या क्या मीनिंग होते हैं और सेंटेंस का यूजेज भी आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है, चलिए. You have read the expression not to lose heart in this context. Now find out the meaning of the following expression using the word heart. अब heart से related आपको कुछ expressions को ढूंढना है. Use each of them in a sentence of your own. पहला है break somebody's heart. किसी का दिल तोड़ देना. नहीं तोड़ना, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, जो मर्जी तोड़ दो. पड़ोस की खिड़की, पड़ोस वाले की खिड़की तोड़ दो, उसकी गाड़ी का कांच ये भी मत तोड़ना. वैसे तो बहुत दिल दुखता है, बट किसी का दिल मत तोड़ना. Never break somebody's heart. Break somebody's heart. It is not a good habit to break somebody's heart. ये अच्छी आदत नहीं है, अच्छी बात नहीं है किसी का दिल तोड़ना. Because who knows किसके दिल में resides God. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट, क्लोज या डियर टू हार्ट. कोई चीज़ हमारे दिल के बहुत अजीज हो ना. नियर टू हार्ट, क्लोज टू हार्ट, डियर टू हार्ट, कुछ भी बोलो. नियर एंड डियर टू हार्ट. सो क्लोज टू हार्ट मीन्स आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर्स हार्ट. मैं अपने पिताजी के दिल के बहुत करीब हूँ. मतलब मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, कनेक्टेड हूँ. नेक्स्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ. फ्रॉम द डीप डेप्थ ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ऐसा बोला जाता है एक्सप्रेशन, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन. सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर बीइंग माई मेंटर. यस, चलिए. नेक्स्ट वन, हैव अ हार्ट. ओ, दिल होना चाहिए, ऐसे ही नहीं होते काम. So have a heart. I request you to have a heart and look again at my application. दिल तो हो, कहते ना ये कैसा इंसान, इसका तो दिल ही नहीं है, कितना हार्ड हार्टेड इंसान है. ठीक है, दिल हो, इमोशन हो, फीलिंग्स होने चाहिए. हैव अ हार्ट मीन्स थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट होइए, थोड़ी सी फीलिंग्स लाइए अपने अंदर. इतना कठोर दिल या पत्थर दिल नहीं होना चाहिए, निर्दिल ऐसे ही कुछ बोलते हैं क्या. चलिए, हेड करते हैं. नेक्स्ट इज हैव अ हार्ट ऑफ स्टोन. पत्थर दिल होना, कठोर दिल होना, इतना मजबूत जो पिघले ही ना कभी. So it is said that people like Hitler have a heart of stone. Oh my God, इसी चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे हिटलर जो थे, जब नाजीज का रूल चल रहा था, कैसे ज्यूइश पीपल को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा गया था और कितना बुरा व्यवहार किया गया था, कितना टॉर्चर किया गया था इन लोगों के साथ. सो हिटलर वॉज रियली अ पर्सन ऑफ स्टोन हार्ट. ठीक है, चलिए. So your heart goes out to somebody. Oh my God. So your heart goes out to somebody. As I looked at shabbily dressed up children, my heart went out to them. जैसे ही मैंने मैले कुचैले बच्चों को देखा, इतने गंदी तरीके से उन्हें कपड़े वपड़े पहने, पूरा मैले कुचैले, my heart went out. मेरा दिल बिल्कुल उनके पास चला गया. मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई. So with this we come to an end to complete discussion of all the question answers. सारे sections के हमने सारे question answers complete करें based on this chapter from the diary of Anne Frank. I hope आपको बहुत अच्छे से complete chapter और एक एक question का आंसर समझ में आया है. और अब तैयार हो जाइए DPP को सॉल्व करने के लिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है. क्लिक करिए, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, फटाफट से सॉल्व करिए. और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं लेके आऊंगी DPP का सॉल्यूशन. तब तक पढ़ाई करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. फिर मिलेंगे क्यों? बिकॉज हम है राही प्यार के. फिर मिलेंगे चलते चलते. चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट.